द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 151 थोर का परीक्षण। उनका पहला पड़ाव योद्धा प्रशिक्षण मैदान था, जहां अकादमी के पास प्रशिक्षण उपकरणों की एक विस्तृत विविधता थी, जिसमें परीक्षण हथियार भी शामिल थे, जिन पर प्रभाव सेंसर लगे थे ताकि हमलों में लगाए गए बल को अधिक सटीक रूप से मापा जा सके। ये योद्धा वर्गों की सुरक्षा का परीक्षण करने का एक हिस्सा था और इसी तरह वे आज थोर के सुधारों का परीक्षण करेंगे। रीटा ने थोर को सीधे संबोधित किया। ठीक है, हम एक प्रशिक्षण तलवार का उपयोग करेंगे जिस पर एक क्षति मीटर होगा। मैं इसे घुमाऊंगी और मेरी ताकत आरोही स्तर पर है। पहला परीक्षण केवल आपके तराजू के खिलाफ होगा, बिना कौशल के आपकी बुनियादी स्थायित्व का परीक्षण करने के लिए। थोर ने अपनी समझ को सिर हिलाया, फिर अपनी तत्परता दिखाने के लिए अपनी छाती फुलाई। अजीब दृश्य ने कई योद्धाओं को आकर्षित किया, साथ ही प्रोफेसर, जिनके पास अपना क्लिपबोर्ड तैयार था ताकि वे थोर के परीक्षणों के संख्यात्मक परिणाम रिकॉर्ड कर सकें। मुझे आशा है कि आपको प्रदर्शन की चिंता नहीं है। रीटा के परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार होने पर एलिस ने मजाक किया। थोर ने खुशी से बिगुल बजाया और जादूगर हंसा। बेशक, उसने नहीं हंसा। लाइटनिंग सिरों में प्रदर्शन की चिंता के विपरीत जो कुछ भी था वह था। थोर ने ध्यान केंद्रित किया और रीटा ने प्रशिक्षण तलवार को उसके बाजू में पटक दिया, जिससे योद्धा प्रत्याशा में कांप उठे। लेकिन हथियार ने तराजू पर एक कर्कश चीख के साथ प्रहार किया और खुरदरी सतह वाले तराजू पर ब्लेड को घसीटे जाने पर चिंगारी उड़ी। 410 बल, रीटा ने दूसरे शिक्षक को सूचित किया। वह जागृत रैंक की हमलावर ताकत के मध्य के पास था और रीटा ने फिर से हमला करने की तैयारी की, क्योंकि यह स्पष्ट था कि पहले वाले ने भारी बख्तरबंद सिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। विस्थापित हवा की एक दरार और सीटी के साथ ब्लेड फिर से हवा में उड़ गया, जिससे कुंद स्टील के खुरदरे तराजू से टकराने पर चिंगारी की एक शानदार बौछार हुई। इस बार हमले ने थोर को एक तरफ हिला दिया और वह अपना संतुलन बनाए रखने से पहले लगभग लड़खड़ा गया, लेकिन उसने कम घुरघुराहट के अलावा दर्द का कोई संकेत नहीं दिया। 698 अंक। मुझे नहीं लगता था कि तुम में ये क्षमता है, सार्जेंट। दूसरे प्रोफेसर ने प्रशिक्षण हथियार से डिस्प्ले पढ़ते हुए नोट किया। बिना किसी कौशल के आरोही रैंक की शारीरिक शक्ति के लिए 600 कट ऑफ था, लेकिन एक शॉट में कम आरोही रैंक की बाधा को तोड़ने के लिए 1200 की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। थोर, अपना अवरोध ऊपर लाओ और मैं स्लैश से हमला करूंगा, रीटा ने उसे सूचित किया। छात्र अब बहुत अधिक घबराए हुए लग रहे थे। प्रशिक्षण तलवार सुस्त थी, इसलिए जब तक ये हड्डियों को नहीं तोड़ती, ये केवल चोट ही छोड़ती। लेकिन स्लैश स्टील को भी काट सकता था, भले ही आप हमले को एक छड़ी से जोड़ दें। थोर ने अपनी बिजली निकाली और रीटा ने दूसरे प्रोफेसर द्वारा उसे रोकने से पहले अपना हमला तैयार किया। रुको, मुझे मापने वाले उपकरण सेट करने की आवश्यकता है। वह तलवार आपके कौशल के प्रभाव को ठीक से नहीं मापेगी। मुझे 1 सेकंड दो, दूसरे शिक्षक ने शिकायत की। सेंसर किसी तरह का ऊर्जा मीटर था, एक मंत्रमुग्ध वस्तु जो तलवार के मूठ से जुड़ी होती थी और उस पर बहने वाले आउटपुट के आधार पर शक्ति का अनुमान लगाने के लिए हमले के ऊर्जा हस्ताक्षर को पढ़ती थी। वास्तविक क्षति कौशल के अनुसार भिन्न हो सकती थी, लेकिन स्लैश कौशल अच्छी तरह से जाना जाता था और उनके पास सभी बुनियादी शक्ति स्तरों पर इसके लिए एक उचित डेटा सेट था। ठीक है, जब आप तैयार हों तो जाएं, उन्होंने उपकरण सेट होने के बाद घोषणा की। ब्लेड बिजली से धके सिरों पर नीचे की ओर झुका, जबकि छात्र डरकर देख रहे थे। बिजली स्लैश हमले की ऊर्जा के चारों ओर एक पल के लिए लिपटी हुई लग रही थी, फिर दूर धकेल दी गई, जैसे कि उतले पानी में फेंका गया पत्थर। ब्लेड की रोशनी मंद हो गई क्योंकि बिजली की बाधा क्षेत्र में फैल गई थी, और एक भयानक शोर चॉकबोर्ड पर नाखूनों की तरह हवा में चीखी, इससे पहले कि एक धातु का टुकड़ा हमले के अंत को चिन्हित करता। ब्लेड 2 टुकड़ों में पड़ा था और थोर के पर एक उथला खरोंच था तराजू, लेकिन ये पहले से ही फीका पड़ने लगा था क्योंकि बिजली ने उल्लंघन पर वापस धकेल दिया। संयुक्त हमला 1340 एक अंक। हमले से बिजली की बाधा फैल गई। ये दर्शाता है कि यह अभी भी उच्च जागृत रैंक में है, लेकिन थोर के रूप में जाना जाने वाला लाइटनिंग सेरो की कुल रक्षा आरोही रैंक के लिए सीमा से ऊपर होने की पुष्टि की गई है, योद्धा वर्ग के शिक्षक ने उन्हें सूचित किया। थोर ने जीत की खुशी में तुरही बजाई, अपनी आवाज़ में एक छोटी धुन गाई जो लगभग सैन्य ब्रास बैंड की तरह लग रही थी। योद्धा प्रशिक्षक ने थोर की तरफ खरोंच को देखा, जो मुश्किल से 1/3 स्केल को काट पाया था और मोटे हिस्से या रक्षात्मक प्लेटिंग के कठोर कोर को नहीं छू पाया था। प्रभावशाली। मुझे पूरा यकीन है कि वह अपने बिजली के अवरोध के बिना भी उस हमले को अपने पक्ष में ले सकता था। अगर यह उसके सुरक्षात्मक रिज या उसके सींगों का कठोर कवच था, तो ये संदिग्ध है कि हमले का कोई खास असर होगा। उसने एकत्रित छात्रों को सूचित किया। अधिकांश छात्रों ने ये जानकारी सुनकर आह भरी कि सेरो उन्हें पूरी तरह से हरा सकता है। उसका अवरोध उसका हमला कौशल भी था, और अगर यह ऊपरी जागृत रैंक पर था तो यह उनके पास मौजूद किसी भी रक्षात्मक कौशल से अधिक मजबूत था, जबकि वे उसे घायल करने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। क्या हम उनके प्रशिक्षण पर जाने से पहले दूसरों का परीक्षण करने जा रहे हैं?
डैनियल ने थोर के सिर पर दोस्ताना थपकी देने के बाद पूछा। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। क्या आपके पास रेंज अटैक स्किल्स के लिए डिफेंसिव बैरियर हैं? रीटा ने वॉरियर क्लास टीचर से पूछा। बेशक, वे वहीं स्टोरेज यूनिट में रहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें सेट कर दूं? मुझे लगा कि हमने थोर की क्षमता पहले ही निर्धारित कर ली है। उसने जवाब दिया। हमें अभी भी राय और हॉक के अटैक स्किल्स को टेस्ट करना है। हम जानते हैं कि वे सबसे ज़्यादा टिकाऊ राक्षस नहीं हैं और न ही कोई व्यापक डिफेंसिव क्षमता जानते हैं, लेकिन उनके अटैक स्किल्स में अभूतपूर्व दर से वृद्धि हो रही है, रीटा ने समझाया। छात्र उत्साहित होने लगे। उन्हें हॉक को हर समय एक्शन में देखने को मिला जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड के दूसरी तरफ जादूगरों के साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन बहुत कम लोगों ने राय को देखा था और उसे अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तो बहुत कम देखा था। शिक्षक ने एक समूह को आधिकारिक टेस्टिंग गियर लाने का काम सौंपा और टूटी हुई ट्रेनिंग तलवार को उदास नज़र से देखा। उनका आरोही रैंक के हमलों को झेलना चाहिए, मुझे लगता है कि उनकी समाप्ति तिथि होती है। उसने आह भरी। रीता ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह तराजू पर खुरचने से होने वाला कंपन था जो विफलता का कारण बना। जब मैंने संपर्क किया तो तलवार मेरे हाथों में ट्यूनिंग कांटा की तरह कंपन कर रही थी और संभवतः इसी कारण ब्लेड टूट गया। शिक्षक ने एक नोट बनाया और मुस्कुराया। अब यह एक दिलचस्प साइड इफेक्ट है। थोर, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं कुछ परीक्षण करूं? थोर ने एक इशारा किया जिसे सभी ने कंधे उचकाने के रूप में लिया और शिक्षक ने एक लंबी धातु की छड़ी निकाली। उसने बस इसे थोर की पीठ पर रख दिया जब सेरो ने बिजली की बाधा को नीचे गिरा दिया और फिर तेजी से उसे अपनी ओर खींच लिया। वही चीख हवा में भर गई, लेकिन थोड़े अलग स्वर में जो प्लेट स्टील पर एंगल ग्राइंडर की तरह लग रही थी। क्षेत्र में चिंगारी बरस रही थी और काल ने देखा कि कैसे छड़ी शिक्षक के हाथ में कंपन कर रही थी। फिर उसने पहले गोल वस्तु को पलट दिया और सपाट नीचे की ओर देखते हुए एक प्रभावशाली सीटी बजाई। फिर उसने एक छोटा बैग निकाला और थोर के तराजू से धातु के बुरादे को इकट्ठा किया और नोट्स लेने के लिए वापस चला गया। यह अविश्वसनीय है। तराजू क्रोमोली मिश्र धातु से अधिक कठोर हैं जिसका उपयोग हम हथियारों के लिए करते हैं और खुरदरी सतह उन्हें ग्राइंडर की तरह काटती है। मैं दूसरे वर्ष के बैच का कमांडर रैंक योद्धा हूं और मैंने भी शायद ही कभी ऐसा प्रभावी उपकरण देखा हो। उसने समूह को सूचित किया। काल ने नोट किया कि वह लगभग 24 वर्ष का होगा। वह बुरा लग रहा था, लेकिन बहुत अधिक नहीं, और काल को यह एहसास होना चाहिए था कि वह दिव्य इंजेक्शन अभिजात वर्ग में से एक था। लेकिन किसी तरह उसका मन शिक्षकों को इंजेक्शन से पहले आए दुर्लभ जादुई योद्धाओं और जादूगरों से जोड़ता रहा। ठीक है, अब जब मेरी जिज्ञासा शांत हो गई है तो आइए राय और हॉक को बुलाएं और देखें कि वे क्या कर सकते हैं। क्या हमारे सेंसर प्लेट पर एक साधारण हमला उनके लिए पर्याप्त है या हमें कुछ और शानदार लक्ष्य निकालने चाहिए? शिक्षक ने पूछा। रीटा ने काल को ऐसा लुक दिया जिससे ऐसा लग रहा था कि वह आधिकारिक परीक्षण प्लेटों से खुश है और दिखावा करने की इच्छा नहीं रखती। लेकिन वह बहुत पीछे थी और हॉक और रे दोनों पहले से ही इस बारे में सोच रहे थे कि वे थोर को कैसे मात दे सकते हैं और भीड़ के लिए अधिक प्रभावशाली दिख सकते हैं। अध्याय 152 राय की विशेषता। काल ने सार्जेंट रीटा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, राय ब्लीडिंग अटैक में माहिर है, इसलिए शायद ब्लीड इफेक्ट दिखाने वाली डमी रखना बेहतर होगा। लेकिन अगर आसपास कोई नहीं है तो हम नियमित प्लेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। रीटा ने आह भरी और योद्धा वर्ग के प्रोफेसर ने अपना सिर हिलाया। हमारे यहाँ कोई नहीं है। इंडोर प्रशिक्षण क्षेत्र में केवल कुछ ही हैं, इसलिए हमें केवल वास्तविक हमले की शक्ति का परीक्षण करना होगा और फिर बाद में अतिरिक्त रक्तस्राव को नोट करना होगा। वह कौन सा कौशल जानती है जिससे रक्तस्राव होता है? काल ने मुस्कुराया और डैनियल ने उसके लिए सवाल का जवाब दिया। उसने प्रशिक्षण में सीनियर वर्ष के छात्रों में से एक को इसका उपयोग करते हुए देखने के बाद लेकरेट का उपयोग करना सीखा। रक्तस्राव से होने वाला नुकसान महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशिक्षण प्लेटों को होने वाला नुकसान उसके विनाशकारी स्वभाव को दिखाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। फिर एलिस ने चौंक कर अपना हाथ उठाया। मेरे पास एक विचार है। क्या हमारे पास अभी भी आर्टिलरी जादूगरों के लिए उन नकली प्रशिक्षण वाहनों में से एक है? हम उसे एक बख्तरबंद कार को नष्ट करने दे सकते हैं। बस प्रत्येक क्षेत्र पर अलग अलग प्लेटें लगाएं और देखें कि उसे पार करने में कितना समय लगता है। एक विशाल मकड़ी द्वारा बख्तरबंद कार को फाड़कर छात्रों को डराना रीटा की कोशिश थी, लेकिन योद्धा वर्ग के प्रोफेसर और छात्र दोनों ही इस विचार के बारे में एलिस से भी अधिक उत्साही लग रहे थे और एक जोड़ी को नकली वाहन को खींचने के लिए भेजा गया। यह आगामी परीक्षाओं के लिए पहले से ही 3 ग्रेड की प्लेटिंग के साथ सेट है। मैं राय को नहीं बताऊंगा कि कौन सी है, लेकिन उसे शुरू होने के बाद बता पाना चाहिए, योद्धा ने समझाया। वाहन केवल अलग करने योग्य प्लेटों वाला एक खोल था और यह एक कार्यात्मक वाहन की तरह नहीं दिखता था, लेकिन यह प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए काफी करीब था और उन्होंने ड्राइवर की सीट पर एक परीक्षण पुतला भी रखा था। वाहन को टायर चौक से जगह जगह अवरुद्ध किया गया था और शिक्षक ने उसकी ओर इशारा किया।
यदि आप राय को बुला सकते हैं तो हम प्लेटों के पीछे सेंसर से प्रभाव बल का परीक्षण करने में सक्षम होंगे और प्लेटों को हुए नुकसान से काटने वाले बल का परीक्षण कर सकेंगे। हॉक ने सोचा कि यह भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसे बख्तरबंद वाहन को काटने में कोई आपत्ति नहीं होगी, इसलिए वह राय के पीछे जाएगा और क्षतिग्रस्त लक्ष्य को खत्म कर देगा। इसे बहुत बुरी तरह से नष्ट न करें। चेसिस को दूसरों के परीक्षण के लिए फिर से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हमें उन्हें प्लेट बदलने या कोई अन्य लक्ष्य खोजने देना होगा इससे पहले कि आप इसके साथ खेल सकें। काल ने उसे चेतावनी दी, तुम मज़ेदार नहीं हो, बाकी सभी को दिखावा करने का मौका क्यों मिलता है? हॉक ने शिकायत की, तुम्हारी बारी आएगी, बस शायद बख्तरबंद कार को कबाड़ में न बदलना, क्योंकि योद्धाओं को अभी भी इसकी ज़रूरत है। काल ने उसे शांत करने की कोशिश की, मैं नहीं भूलूंगा, अगर मैं लक्ष्य को नहीं खा सकता तो कम से कम यह मज़ेदार तो होना चाहिए। राय अपने सामान्य मैट ब्लैक से लाल निचले पैरों के साथ बख्तरबंद कार के धब्बेदार हरे और भूरे रंग में फीकी पड़ गई, जो वाहन पर छलावरण पैटर्न से मेल खाती थी। इस प्रभाव ने छात्रों को मुस्कुरा दिया, लेकिन जब शिक्षक ने उसे तत्परता का संकेत दिया और राय ने खुद को इसके लिए तैयार किया, तुरंत हुड को फाड़ दिया और इसे फेंक दिया। विंडशील्ड के माध्यम से एक बख्तरबंद अग्रभाग को मुक्का मारा और छत की प्लेटिंग का एक टुकड़ा काट लिया तो मनोरंजन भय में बदल गया। कुछ ही सेकंड में अधिकांश प्लेटिंग नष्ट हो गई, दरवाजे अपने टिका से उखड़ गए थे और यहाँ तक कि आरोही रैंक प्लेटिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई थी और इतनी मुड़ गई थी कि उसे वाहन से फाड़ना पड़ा। राय ने जीत के संकेत के रूप में अपने जबड़े में ड्राइवर डमी के साथ बख्तरबंद कार से छलांग लगाए और छात्रों ने जयकारे लगाए। यह पागलपन था। मेरे पास एक बिल्ली थी जो खाना बाहर लाने पर पागल हो जाती थी। ये कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि राय ने वास्तव में डिब्बे को खोलकर अंदर का खाना निकाला। योद्धाओं में से एक ने कहा। दूसरों में से एक कांप उठा। ये वह मानसिक छवि नहीं थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। क्या आप जानते हैं कि मकड़ियाँ आमतौर पर अपने शिकार को जिंदा ही खा जाती हैं? राय ने खुशी से सिर हिलाया और कई अन्य छात्र पीछे हट गए। यह उनकी सहज प्रवृत्ति है। ताज़ा खाना सबसे अच्छा होता है और आपको इससे ज़्यादा ताज़ा कुछ नहीं मिल सकता, काल ने समझाया। और अगर आप उनके जीवित रहते हुए खाना शुरू करते हैं तो वे आपके खाते समय आपके लिए गाएंगे। राय ने जोड़ा, मैं उन्हें यह नहीं बता रहा हूँ। योद्धा वर्ग के शिक्षक ने क्षतिग्रस्त वाहन को एक उदास नज़र से देखा। उनमें से कुछ कवच प्लेटों का वजन 100 किलो से ज़्यादा था और राय के वाहन में जाने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढने के दौरान उन्हें टिन के टुकड़ों की तरह इधर उधर फेंका गया था। अधिकतम संयुक्त आक्रमण शक्ति ठीक 1500 अंक है। यह आरोही रैंक आक्रमण शक्ति में अच्छी तरह से है। मैंने देखा कि जैसे जैसे हमला आगे बढ़ा, आक्रमण शक्ति बढ़ती गई। क्या उसे अपनी आक्रमण शक्ति बनाने के लिए समय चाहिए? शिक्षक ने संख्याओं की जांच करने के लिए एक पल के बाद पूछा। केवल पहली बार। उसका एक कौशल अनुकूलनीय है, इसलिए जब वह किसी लक्ष्य को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका सीख लेगी तो उसे इसे फिर से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार है जब उसने बख्तरबंद कार का सामना किया है, काल ने समझाया। तो हमने उसे अभी अभी बख्तरबंद कार को तोड़ना सिखाया है और अगली बार जब वह ऐसा करेगी तो वह वहीं से शुरू करेगी जहां से उसने इस बार समाप्त किया था, प्रोफेसर ने पूछा। जवाब में राय ने एक बख्तरबंद अग्रभाग को गोली मार दी और पूरा वाहन 2 पहियों पर खड़ा हो गया क्योंकि उसने शेष प्लेटों में से एक में छेद कर दिया। मैं इसे हाँ के रूप में लूंगा। 1453 अंक। योद्धा हंसा। फिर प्रोफेसर भीड़ की ओर मुड़ा। क्या कोई ड्राइवर को वाहन से बाहर निकालने का अधिक प्रभावी तरीका सुझा सकता है? थोर ने अपना सिर हिलाया और अपने पैर पटकते हुए शिक्षक से थपथपाया। यह एक तरीका है। यदि आप इसे पलटते हैं और नीचे से हमला करते हैं तो आप अधिक आसानी से अंदर जा सकते हैं क्योंकि फ्लोर पैन केवल एक प्लेट है। वह सहमत हो गया। या आप कवच को नष्ट करने के बजाय टिका काटकर और दरवाज़ा खींचकर शुरू कर सकते हैं, छात्रों में से एक ने पूछा। यह एक और संभावना है। हॉक अंतरिक्ष से बाहर निकल गया और ऊपर की ओर उड़ गया, फिर वाहन पर आग की लपटें छिड़क दी जिससे वह वास्तव में संपर्क करने से पहले ही रुक गया क्योंकि काल ने उसे इसे नष्ट न करने के लिए कहा था। शिक्षक ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लगता है कि यह भी सही है। यदि आप कार में आग लगाते हैं तो वह अपनी मर्जी से बाहर आ जाएगा। इस समूह के योद्धाओं में से एक काल के साथ दूर के मिशन पर गया था और उसने इनाम के रूप में मिली ज्वलंत तलवार निकाली। ये काम करेगा, लेकिन पहले आपको वाहन में घुसना होगा जब तक कि आप इसके कवच प्लेटिंग के माध्यम से ईंधन टैंक पर हमला नहीं करने जा रहे हैं, शिक्षक ने उसे याद दिलाया। योद्धाओं में से एक बख्तरबंद कार के पास गया और सामने की तरफ खींच लिया। वाहन के चारों ओर आधी प्लेटें जमीन पर पड़ी होने के बावजूद वह इसे उठा नहीं सका। क्या थोर भी इस चीज को पूरी तरह से रोककर पलट सकता है? उसने पूछा। थोर ने अपने सींगों की ऊपरी जोड़ी को फर्श के नीचे रखा और इसे तब तक उठाया जब तक कि पहिए जमीन से नहीं उतर गए, फिर पीछे हट गया। बात समझ में आ गई। योद्धा की ताकत और राक्षस की ताकत एक ही चीज नहीं है।
एलिस ने लड़के के पीछे हटने का इंतजार किया और फिर बख्तरबंद कार पर परतदार अवरोध डाल दिए। हॉक, क्या हम देखते हैं कि आपको कार तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कुछ सेंसर अभी भी आपकी आक्रमण शक्ति को रिकॉर्ड करने के लिए सेट हैं, इसलिए आप हमारे लिए दिखावा कर सकते हैं, छोटे जादूगर ने सुझाव दिया। हॉक ने चिल्लाया और हवा में चमकने लगा जैसे कि वह अत्यधिक गर्मी से घिरा हुआ हो। फिर श्रेट ने एक ही वॉली में बाधा की पहली 3 परतों को तोड़ दिया और उसके पीछे एक और बहिराज था। चौथा और 5वां बैरियर नीचे गिर गया जब हॉक ने गोता लगाया और एक आग का गोला उगला जिसने क्षेत्र को घेर लिया, जिससे छठा बैरियर आसानी से गिर गया। 7वां बैरियर हमले से आग की लपटों में घिरा हुआ था और जब हॉक ने इसे रैंड के दोहरे बहिराज से मारा तो बैरियर टूट गया और 6 रैंड स्लैश में से आखिरी ट्रक से टकराया। शीर्ष आक्रमण शक्ति 1290 के रूप में दर्ज की गई। आरोही रैंक ऊर्जा और बाधाओं को हुए नुकसान से मैं कहूंगा कि यह आरोही रैंक संयुक्त आक्रमण शक्ति से आराम से अधिक थी, योद्धाओं के प्रोफेसर ने नोट किया। ये था, एक साथ कई आरोही रैंक के हमले वास्तव में उनके कुल आउटपुट में प्रभावशाली हैं। एलिस सहमत हुई। फिर एलिस ने पानी की एक धार छोड़ी जिसने जलती हुई घास को बुझा दिया और हॉक ने उसे एक संदिग्ध नज़र से देखा। ओह, मुझे इस तरह घूर कर मत देखो, मैं एक पवन जादूगर हूँ, मैं बस बुनियादी जल और अग्नि मंत्र दोनों जानता हूँ, उसने पक्षी को सूचित किया। हॉक ने उड़ते हुए बड़बड़ाया, फिर उस वर्ग के जल जादूगरों पर अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए जादूगरों के अभ्यास की जगह पर सरक गया। अंदरूनी मजाक, योद्धा प्रोफेसर ने पूछा। हॉक के पास रैंड हमलों के इर्द गिर्द बहने वाले पानी के जादू के खिलाफ प्रतिशोध है, काल ने योद्धाओं के शिक्षक को समझाया। वह निश्चित रूप से एक अनोखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसके पास उनसे निपटने के लिए उपकरण हैं। ठीक है, सब लोग, बहुत हो गया, काम पर वापस जाओ, तुम पहले से ही दोस्ताना सेरों से पीछे हो और तुम कड़ी मेहनत के बिना नहीं पकड़ पाओगे, प्रोफेसर ने जोर देकर कहा। अपने छात्रों को उनके प्रशिक्षण स्टेशनों पर वापस भेज दिया। काल ने बरसकर क्षेत्र की ओर इशारा किया। थोर, तुम भूकंप का अभ्यास भी कर सकते हो, हम जल्द ही आपकी बिजली बनाने की योजना पर काम करेंगे, इसके बारे में चिंता मत करो और बस अपने कौशल पर काम करते रहो। काल ने अन्य 2 पालतू जानवरों को दूर भेज दिया तो छात्रों में से एक ने उन पर भौहें चढ़ा दीं। अगर तुम कहते हो कि राय हमारे गार्ड कौशल का परीक्षण करेगी तो मैं अचानक बीमार पड़ जाऊंगा, जिसके लिए मुझे दिन भर अपने कमरे में आराम करना होगा, उसने जोर दिया। अध्याय 153 लॉटरी असाइनमेंट। काल योद्धाओं की भयावहता पर हंसा, ये सोचकर कि उन्हें युद्ध में राय का सामना करना पड़ेगा। ये सभी प्रथम वर्ष के छात्र थे, इस बात की थोड़ी भी संभावना नहीं थी कि वे इस तरह के हमले से निपटने में सक्षम होंगे। भले ही आक्रामक अनुकूलन एक निष्क्रिय प्रभाव न हो, वे उसकी ताकत के सामने खड़े नहीं हो सकते थे और राय शारीरिक रूप से अधिक भारी राक्षसों में से एक नहीं थी। रीता ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। राय अपने ब्लीड इफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन का अभ्यास करने जा रही है और फिर हमें काल को दूर की यात्रा के लिए तैयार करना है। यहाँ केवल एक छात्र को पता था कि काल अभी अभी एक यात्रा से वापस आया है और वह थोड़ा ईर्ष्यालु था, लेकिन पालतू जानवर जितने मजबूत थे वह शायद अपने लाभ को मजबूत करने और सेमेस्टर परीक्षाओं के अंत में खुद को एक आरोही अभिजात वर्ग के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक आरोही रैंक समूह के साथ बाहर जा रहा होगा। उसकी वृद्धि की गति किसी भी व्यक्ति द्वारा उचित कहे जाने वाले से कहीं अधिक थी और यहाँ तक कि उसके पालतू जानवरों की वृद्धि की गति भी पागलपन भरी थी। विंड स्पीड हॉक 1 साल से अधिक समय तक पूर्ण विकसित नहीं हुआ था और लाइटनिंग सेरो को 3 साल की उम्र तक पूर्ण विकसित नहीं होना चाहिए, लेकिन थोर पहले से ही वहां पहुंच चुका था। वास्तव में उसे अपनी अपेक्षित अधिकतम शक्ति तक पहुंचने तक राय की तुलना में बहुत कम सुधार करना था, अब जबकि उसके शरीर को ड्रेक स्केल पोर्शन से इतना महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ था और वह पहले से ही आधे से अधिक विकसित हो चुका था। राय अपने वयस्क आकार के करीब थी, लेकिन सौभाग्य से बख्तरबंद कार के लिए अपनी अधिकतम शक्ति के इतने करीब नहीं। ऐसा संसाधन ढूंढना जो उसे अपनी शक्ति बढ़ाने की अनुमति दे एक कठिन काम होगा, लेकिन काल को यकीन था कि किसी समय उन्हें कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उसे बस चाहिए। दूसरों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उन्हें अपनी वृद्धि के लिए सबसे अच्छे संसाधन मिल गए तो उन्हें पता चल गया, इसलिए उसे बस तलाश करते रहना था और वे राय को उसकी सीमाओं को पार करने में मदद करने का एक तरीका ढूंढ लेंगे जब वह उन तक पहुंच जाएगी। रीता ने समूह को योद्धा प्रशिक्षण से दूर ले जाया और राय थोड़ी झपकी लेने और बख्तरबंद वाहनों को चीरने का सपना देखने के लिए अपने जाल में लौट आए। 2 ब्यूरो एजेंट अभी थोड़े बहुत आराम से थे और वे पालतू जानवरों की वास्तविक हमला शक्ति के बारे में नहीं जान सकते थे, इसलिए काल ने मान लिया कि यह उसे कुछ बताने की उत्सुकता का दिखावा था। वे सभी अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर थे, लेकिन ये तथ्य कि वे ऐसा तब कर रहे थे जब उनके पास ऐसा करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, ये भी एक संकेत था, क्योंकि इससे काल को पता चल गया कि कुछ ऐसा है जो वह भूल रहा है।
रीता उन्हें एक कक्षा में ले गई जहां ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट टीम के बाकी सदस्य पहले से ही इंतजार कर रहे थे। साथ में दाना और 2 पुराने सैनिक भी थे जिन्हें काल नहीं जानता था। कर्नल वेलेरी ने समूह को संबोधित किया। अच्छा, हमारे आखिरी लोग यहाँ हैं। मुझे बताया गया है कि कुछ व्यवहारिक अनुभव की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए एक और मिशन की व्यवस्था की है। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में लगातार राक्षस समस्याएं हैं, ये किसी के लिए कोई रहस्य नहीं है। लेकिन अब जब आप दोनों जागृत अभिजात वर्ग के रूप में मजबूत पक्ष में हैं, तो उन राक्षस हमलों के खिलाफ बचाव आपकी जिम्मेदारियों का हिस्सा है। आमतौर पर छात्रों को केवल इस तत्काल क्षेत्र में समस्याओं से निपटने के लिए लॉटरी के लिए आवेदन करना पड़ता है, लेकिन हमने प्रमुख जनसंख्या केंद्रों से आगे एक बड़ी समस्या देखी है। हमें संदेह है कि क्षेत्र में कहीं कोई अतिभारित कालकोठरी या कोई सक्रिय पोर्टल है, और हमें अभी तक ये नहीं मिला है। इसलिए किसी को हर दिन दिखाई देने वाले राक्षसों के अतिप्रवाह से निपटने की आवश्यकता है, और नियमित ड्यूटी करने वाले सैनिक एक छोटी छुट्टी की बहुत सराहना करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए हमने आप दोनों के साथ साथ पेशेवर संहारकों की एक संयुक्त टीम और चर्च की एक टीम को उनकी जगह भरने के लिए स्वेच्छा से नियुक्त किया है। काल अवाक रह गया। क्या राक्षस हर दिन दिखाई दे रहे थे? ये किस तरह का पागलपन भरा परिदृश्य था। लेकिन जब उसने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा तो अभिजात वर्ग लगातार एक दशक से राक्षसों को मार रहा था, और सेना उससे भी लंबे समय से उन्हें मार रही थी, जबकि उनकी संख्या कभी कम नहीं हुई। महाद्वीप का अधिकांश भाग जंगल था, ये निर्विवाद था, लेकिन राक्षसों को इतनी तेजी से प्रजनन नहीं करना चाहिए था कि वे एक समस्या बने रहें। तो हम क्षेत्र को साफ करने के लिए एक बड़ी टीम के रूप में काम करेंगे, या स्रोत की खोज करेंगे? काल ने पूछा। कर्नल वेलेरी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, आप राक्षसों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे समूहों में काम करेंगे, जबकि आप स्रोत की तलाश करेंगे। प्राथमिक लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण करना है। सेना महीनों से क्षेत्र की असफल खोज कर रही है, इसलिए हमारा विचार है कि स्रोत भूमिगत है या अन्यथा हमसे छिपा हुआ है। इसलिए प्राथमिकता जनसंख्या को इतना बढ़ने से रोकना है कि यह आसपास के शहरों के लिए खतरा बन जाए, उसने समझाया। काल ने 2 सैनिकों को देखा जो मुस्कुराए। हम हेलीकॉप्टर पायलट हैं, हम आज दोपहर आपको टीम के बाकी सदस्यों के पास ले जाएंगे। अब मुझे लगता है कि किसी ने कहा कि आपकी टीम में जानवर हैं, उन्हें कितनी जगह की ज़रूरत है, और क्या उन्हें उड़ते समय नियंत्रण की ज़रूरत है? काल ने अपना सिर हिलाया। मैं उन्हें एक अलग जगह पर रखने में सक्षम हूं, और वे उड़ते समय कोई खतरा नहीं है। अगर कोई और छात्र नहीं जा रहा है तो आपको सिर्फ हम दोनों के लिए सीटें चाहिए। कर्नल वेलेरी ने अपना गला साफ किया। आपके साथ अन्य लोग भी जाएंगे। 4 वरिष्ठ टीमें उस सामान्य क्षेत्र में संसाधनों की तलाश कर रही हैं। उन्हें पहले उतारा जाएगा और फिर आपको अपनी टीमों के साथ रखा जाएगा, और उड़ान सफल मिशन टीमों को वापस लाने के लिए कॉल का इंतजार करते हुए बेस पर वापस आ जाएगी। दाना ने एक नोटपैड और एक पेन निकाला। कम से कम कोई जगह बर्बाद नहीं होगी। हम इस क्षेत्र में राक्षसों के बारे में क्या जानते हैं? काल ने भी जल्दी से ऐसा ही किया, अपनी बर्बाद जगह से एक पेन और नोटपैड निकाला। हम इस क्षेत्र में राक्षसों के बारे में क्या जानते हैं? कर्नल वेलेरी ने जैसे ही अपनी व्याख्या शुरू की, गिय ने कहा। क्षेत्र में कम से कम 3 गॉब्लिन जनजातियां देखी गई हैं। हमारे पास घूमते हुए ओग्रेस और ट्रोल्स की रिपोर्ट है, और एक अपुष्ट रिपोर्ट है कि आसपास एक एटिन जादूगर हो सकता है। शक्तियां अलग अलग हैं। ज़्यादातर गॉब्लिन कम कॉमन ग्रेड रेंज पर हैं, लेकिन ओग्रेस और ट्रोल्स सभी जागृत रैंक के हैं। अगर कोई एटिन जादूगर है तो वह सबसे अधिक संभावना है कि वह आरोही रैंक का होगा। हालांकि संभावना है कि जब आप पहुंचेंगे तो राक्षसों का एक बिल्कुल अलग समूह होगा। 2 हफ्ते पहले यह क्षेत्र मिनोटॉर और ट्रेमाहाइड वर्म से लगभग भर गया था। काल को पता था कि मिनोटॉर क्या होता है, लेकिन कीड़े उसके लिए नए थे। उसे अपनी किसी भी किताब में उन्हें देखने की याद नहीं थी। ट्रेमाहाइड वर्म्स 10 मीटर लंबे होते हैं और एक वयस्क व्यक्ति को निगलने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। हालांकि वे धीमी गति से चलते हैं और रेतीले क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। वे चट्टान के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और विशेष रूप से जंगली क्षेत्रों में स्पष्ट और अप्रभावी होते हैं। कर्नल ने समझाया। फिर उसने अपने मिशन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। यदि क्षेत्र में राक्षसों की बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको एटिन जादूगर का सिर मिल जाए तो आप उसके सिर वापस ले आएं। वे इन दिनों अध्ययन का एक गर्म विषय हैं, क्योंकि बहुत कम ओगर प्रकार की प्रजातियां जादू का अच्छा उपयोग कर सकती हैं। वे विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं हैं, और सरकार जादूगरों के मस्तिष्क की बनावट के बारे में उत्सुक है। बाकी सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है, और आप जो चाहें रख सकते हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह के स्वउत्पन्न क्षेत्र में राक्षसों के पास अक्सर ऐसे खजाने होते हैं जो सामान्य रूप से उनके पास होने वाले खजाने से कहीं अधिक होते हैं। ये ज्ञात है कि उनके पास मूल्यवान औषधियाँ, जादुई हथियार और यहाँ तक कि मंत्रमुग्ध रत्न भी होते हैं, इसलिए आप जो भी मारते हैं उसकी जांच करें। काल ने महसूस किया कि हॉक और रे उसके मन में हंस रहे थे।
मारना उनकी विशेषता थी और उनमें से किसी के पास गंदे ओग्रेस और ट्रोल्स के सामान की तलाशी लेने के लिए हाथ नहीं थे। जब वे वहां पहुंचेंगे तो वे अपने दिल की इच्छा के अनुसार शिकार कर पाएंगे और काल को खजाने की तलाश में गंदगी में खुदाई करने के लिए छोड़ देंगे। अध्याय 154 वरिष्ठों को पहले छोड़ो। मिशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस तरह की कार्रवाइयों का विवरण आमतौर पर सेना और सरकार के उच्च रैंक के भीतर होता था, जिसे कर्नल वैलेरी मानते थे, लेकिन उनका विभाग एलीट डेवलपमेंट था, इसलिए उन्हें शायद अभी अभी इस बारे में जानकारी दी गई होगी और वे सवालों के जवाब देने के लिए सभी छोटी छोटी जानकारियां नहीं देखना चाहती थीं। हम कब निकलेंगे? काल ने पूछा। अभी। क्या आपको अपने कमरों से कुछ चाहिए? हमारे पास किट बैकपैक हैं और जाने के लिए तैयार हैं, जो आरोही मिशन के मानकों के अनुसार लोड किए गए हैं, इसलिए राशन के साथ साथ कुछ और मेडिकल पोषण और खाना पकाने की आपूर्ति भी है, कर्नल वैलेरी ने जवाब दिया। दाना ने उसे उत्सुकता से देखा। पिछले मिशन पैक में खाना पकाने की आपूर्ति क्यों नहीं थी? आप में से कितने लोग वास्तव में खाना बनाना जानते थे? यही कारण है। अगर हम पहले साल के बच्चों पर खुद खाना बनाने के लिए निर्भर करते तो मिशन खत्म होने से पहले ही उनमें पोषण की कमी हो जाती, लेकिन इस मिशन पर आपके साथ पादरी होंगे और वे भोजन बना सकते हैं। साथ ही दूसरे एलीट कभी कभी खुद शिकार करने के लिए जाने जाते हैं या अपनी पसंद के हिसाब से कई तरह के शाकाहारी विकल्प लाते हैं। इसलिए मैंने पूछा कि क्या आपको कुछ लेने के लिए अपने कमरे में जाना होगा। कर्नल ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ समझाया। हालांकि वह गलत नहीं थी। शुरुआती समूह में से केवल एक ही वास्तव में खाना बनाना जानता था। वापसी के रास्ते में उन्हें सिस्टर बेटी मिली, जो बहुत ज्यादा जानकार थी, और यहाँ तक कि जिन 2 पादरी को उन्होंने बचाया था उनमें भी कुछ खाना पकाने का हुनर था। क्या हमारे साथ कोई जल जादूगर होगा? राशन वाला पानी मज़ेदार नहीं है? काल ने पूछा। होना चाहिए। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप दोनों इन मिशनों के लिए एक साथ होंगे, क्योंकि उन्हें छोटी टीमों में विभाजित किया जाएगा और 2 नए खिलाड़ी एक दायित्व होंगे, लेकिन आमतौर पर प्रत्येक टीम के साथ पानी बनाने में सक्षम जादूगर या पादरी होते हैं। काल संभवतः योद्धाओं में से एक की भूमिका निभाएगा, जबकि दाना उनका द्वितीयक जादूगर होगा। अधिकांश सरकारी जारी किए गए मिशनों में जागृत रैंक या निम्न घटनाओं के लिए कम से कम 3 लोगों के समूह और आरोही रैंक के खतरों के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है। यही सुरक्षा सहिष्णुता है। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी एक बार उल्लेख किया था कि अगर लोगों को पता चले कि हमने एक छात्र या एक होनहार युवा अभिजात वर्ग को खो दिया है, तो यह उनके लिए बहुत बुरा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अभिजात वर्ग विशेष रूप से बुरा है। कार्यक्रम केवल 10 वर्षों से चल रहा है, लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे। टीम के सभी सदस्य उसके संदर्भ पर हंस पड़े। वह दिव्य सीरम के शुरुआती परीक्षकों में से एक थी, इसलिए वह मुख्यधारा के अभिजात वर्ग से बड़ी थी, लेकिन फिर भी वह 30 के दशक से ज्यादा नहीं थी। ठीक है, हम पैक्स लेंगे और जैसे ही हम उन्हें जांच लेंगे, निकल पड़ेंगे। काल ने सहमति जताई। वे हेलीकॉप्टर में हैं। शुभकामनाएं, और हम दोनों जल्द ही मिलेंगे। काल और दाना पायलटों के साथ बाहर चले गए, जबकि ब्यूरो एजेंट इस बात की तैयारी कर रहे थे कि जब वे दोनों अकादमी से अनिश्चित समय के लिए बाहर होंगे तो वे क्या करेंगे। यदि लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण था, तो उन्हें 1 सप्ताह या 1 महीना या 1 सीजन लग सकता था। कोई स्पष्ट अंत बिंदु नहीं था, जब तक कि नियमित टीमों के छुट्टी से लौटते ही उन्हें राहत नहीं मिल जाती। काल को यह असंभव लग रहा था। खदानों में वापस छुट्टियों के बाद हमेशा थोड़ा ओवरलैप होता था, जब वे छूटी हुई उत्पादकता की भरपाई के लिए मानक कोटा से अधिक काम करने के लिए दबाव डालते थे। यहाँ भी यही सच था, जहाँ नियमित टीमें राहत टीमों को वापस घर भेजे जाने से पहले 1 या 2 दिन के लिए प्रतिस्थापन में शामिल हो जाती थीं। काल ने जानवरों को उनके प्रशिक्षण में बाधा डालते हुए वापस उनके स्थानों पर बुलाया, लेकिन एक अच्छे कारण से। थोड़ा निराश था कि उसे इतनी जल्दी खेलना बंद करना पड़ा, लेकिन उसे नई जगहें देखने को मिलेंगी, इसलिए उसके दिमाग में यह एक उचित सौदा था। हॉक को वापस लौटने में कोई समस्या नहीं थी। वैसे भी जादूगरों ने कल से कोई नई रणनीति नहीं बनाई थी। हेलीकॉप्टर के आने पर उनमें से प्रत्येक में 20 छात्र पहले से ही थे, और पायलटों ने काल और दाना को उनके गियर लेने के लिए अलग अलग राइड की ओर खींचा। काल ने जादूगर को अलविदा कहा क्योंकि वह सोच रहा था कि वे अगली बार कब मिलेंगे, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैक लिया और अपनी सीट पर बैठा, दरवाज़ा बंद हो गया। पायलट अब और इंतजार नहीं कर रहे थे और सीधे अपने पहले गंतव्य की ओर बढ़ गए। काल के बगल में बैठा बरसकर मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। चेहरा जाना पहचाना था और काल को एहसास हुआ कि वह उसे भूकंप प्रशिक्षण से जानता है। आप हेलीकॉप्टर पर अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपको किसी टीम में शामिल होने के लिए नियुक्त किया गया है? मांसल आदमी ने पूछा। मुझे मौजूदा टीम के समर्थन के लिए एयरड्रॉप किया जा रहा है, या ऐसा मुझे बताया गया है। मुझे राहत अभियान के लिए लॉटरी जीत मिली है, इसलिए एक नियमित सैन्य टीम को छुट्टी मिल सकती है, काल ने समझाया। ओह, तुम भाग्यशाली कमीने हो। तुम्हें जागृत होने के 1 महीने बाद कॉल मिला और मुझे पिछले साल के अंत तक कॉल नहीं मिला।
सैन्य सहायता मिशन आरामदायक होते हैं। वे सभी प्रकार के लोगों को उनके पास भेजते हैं क्योंकि वे पेशेवर सैनिक नहीं होते। मेरे मिशन पर मौजूद आधे से ज़्यादा एलीट लोग ब्लॉगिंग और सेल्फी लेने में लगे थे जितना वे काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक बड़ा सोशल मीडिया प्रचार दौरा था। कौन जानता है, शायद तुम अपने किसी आदर्श से मिल भी जाओ। बरसकर हंसा। काल के दूसरी तरफ बैठे आदमी ने सिर हिलाया। मेरा काम इतना आसान नहीं था। हम जंगल में थे और वास्तव में काम कर रहे थे, लेकिन जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा लोग थे। हम दिन में 2 बार दूसरी टीमों से मिलते थे, लेकिन जिस टीम के साथ मैं था वे सभी बेवकूफ़ थे। एक बैंकर और 2 राजनेता अपने सहायकों के साथ। उन्होंने बहुत सारे कॉल छोड़ दिए थे, इसलिए उन्हें जबरन एक वास्तविक मिशन पर भेज दिया गया। इनमें से कोई भी विकल्प ऐसा नहीं लग रहा था जैसा काल ने कर्नल से सुना था, लेकिन एक मौका था कि वे सही थे। उसने कहा था कि वे एक टीम में शामिल होंगे क्योंकि नियमित टीम छुट्टी पर थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि वे किस तरह की टीम में शामिल होंगे। दाना की खातिर उसे उम्मीद थी कि वे एक अच्छी टीम होंगे। वह हॉक और दूसरों पर भरोसा कर सकता था, लेकिन वह कुछ हद तक नर्म थी। गर्म भी और नर्म भी। काल ने अपने भटकते विचारों को पकड़ा और खिड़की से बाहर देखा इससे पहले कि बरसकर को एहसास हुआ कि वह बातचीत का ट्रैक खो चुका है। बाकी सभी अपने अपने विभिन्न मिशनों के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि काल बहुत कुछ भरेगा। पहले वर्ष के रूप में वह बहुत बाहर नहीं होता, चाहे वह कितना भी मजबूत हो गया हो। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं कि मरहम लगाने वाले को नाराज न करें। वे सभी धर्मी और ऐसे ही लग सकते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है और उन्हें चुनना पड़ता है कि वे किसे ठीक करेंगे और किसे पीड़ित होना पड़ेगा और उम्मीद करनी होगी कि वे अगले मंत्र के आने तक जीवित रहें, तो आप जानते हैं कि समूह के बेवकूफ़ को प्राथमिकता नहीं मिलती है। योद्धाओं में से एक हंसा। उसके बगल में बैठा जादूगर हंसा। तुमने ये कठिन तरीके से सीखा है। तुम्हारा लंच ब्रेक के दौरान पैर टूटा हुआ था क्योंकि मरहम लगाने वाला इतना थक गया था कि वे खाने के बाद ही एक और मंत्र पढ़ सकते थे। योद्धा ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह एक महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव था। हालांकि तुम धीरे धीरे सीखते हो। क्या 2 दिन पहले सिस्टर बेटी ने तुम्हारे चेहरे पर मुक्का नहीं मारा था? दूसरे योद्धाओं में से एक ने पूछा। अरे, वह हमारी मरहम लगाने वाली नहीं है और मैं अपने इरादों में बहुत ईमानदार था। योद्धा ने अपना बचाव किया। काल हंसा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वह दिखने से कहीं ज़्यादा मजबूत है। वह हमारे आखिरी मिशन के बाद मेरी टीम के साथ सेमिनरी से अकादमी गई। अध्याय 155 सभी बाहर। हेलीकॉप्टर झुका और एक पहाड़ी घाटी की ओर गिरा, जिसने वाहन में आधे छात्रों को प्रस्थान के लिए अपना गियर तैयार करने का संकेत दिया। काल ने देखा कि वे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में लोड किए गए थे, इसलिए उनके जाने से संतुलन में भारी बदलाव नहीं होगा, और अन्य लोग रैंप से नीचे उतरते समय फैल गए, जिससे वजन फिर से समान रूप से वितरित हो गया। आपको इसकी आदत हो जाती है। फैलना न केवल अधिक आरामदायक है, बल्कि यह एक सहज यात्रा भी बनाता है। यदि आप किसी नए समूह के साथ हैं तो उन्हें ऐसा करना सिखाएं। लेकिन ज़्यादातर नए समूह ट्रेन लेते हैं। हमें भी इसे लेना था, लेकिन दूसरे दिन आए तूफान ने पटरियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और वे अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। बरसकर ने समझाया। मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा। हम उस तूफान में फंस गए थे और हमें यकीन नहीं था कि हम अकादमी में वापस जा पाएंगे। जैसा कि हुआ, हम केवल 1 दिन देरी से वापस आए। काल ने सहमति जताई। पहली टीम बाहर थी और चालक दल ने हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरी टीम के रवाना होने में 5 मिनट बाकी हैं। अपना गियर तैयार रखें, उनके साथ पीछे बैठे चालक दल के सदस्य ने निर्देश दिया। ये किसी की अपेक्षा से ज़्यादा तेज़ था, लेकिन उनके बैग पहले से ही तैयार थे। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना था कि कुछ भी ढीला या जगह से बाहर न हो और फिर उन्हें बांध लें। हेलीकॉप्टर कुछ घाटियों में ही उतरा, जहां एक छोटा सा शिविर स्थापित किया गया था। टीम बाहर निकल गई और 20 लोगों की एक और टीम अंदर आ गई। ये लोग ज़्यादा उम्र के थे और जंगल में लंबे समय तक रहने के लिए तैयार थे, जबकि काल ने अकादमी की कार्गो पैंट, टैंक टॉप और जैकेट की प्रशिक्षण वर्दी पहन रखी थी। ये लगभग एक सैन्य रूप था, लेकिन देश में कोई भी इसे दिव्य स्वर्ण अकादमी की वर्दी के रूप में पहचान सकता था। गंभीरता से, न केवल हमें पूरे देश से एक यादृच्छिक समूह मिलता है, बल्कि हमें अकादमी से निकला एक बच्चा भी मिलता है। क्या तुम अभी भी जागृत रैंक पर हो, बच्चे? महिलाओं में से एक ने पूछा। पहले से ही आरोही के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं आक्रमण शक्ति में वहाँ हूँ, लेकिन अभी भी कुछ स्थायित्व की कमी है। काल ने जवाब दिया, चारा लेने और उसके उकसावे पर गुस्सा करने की इच्छा का विरोध करते हुए। महिला ने अपनी आंखें घुमाईं और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। काल ने सहज रूप से प्रतिक्रिया की और बिजली अवरोध उठाया, जिसे उसके हाथ ने ऊर्जा की चिंगारी के साथ मारा। ओह, मुझे ये बच्चा पसंद है। उसने एक बार भी नहीं हिलाया। चिड़चिड़ी महिला के बगल में बैठा आदमी हंसा। तो क्या तुम उसे अपनी टीम में लेने जा रहे हो?
उसने पूछा। हाँ, मैं उसे ले जाऊंगा। अगर उसके पास आरोही रैंक की आक्रमण शक्ति और बिजली की ढाल है तो वह कोई बोझ नहीं बनने वाला है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास बात है। वे स्वाभाविक नहीं हैं, जाहिर है, लेकिन उनमें वह शांत भाव है जो बड़े राक्षसों से मिलता है, जैसे कि वे जानते हैं कि आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। महिला ने बस अपनी आंखें घुमाईं और समूह टीमों में विभाजित होने लगा। वे 3-3 के साथ समूहों में समाप्त हो गए और काल उन लोगों में शामिल हो गया जिनके साथ उसे जोड़ा गया था। काल, जागृत रैंक बीस्ट मास्टर। उसने अपना परिचय दिया। बॉब और डग मैकेंजी, मैं रॉबर्ट हूँ, एक आरोही रैंक योद्धा, लेकिन आप मुझे बॉब कह सकते हैं, और डग एक ग्रीन ड्रैगन पादरी है। जिस व्यक्ति ने उसके लिए आवाज़ उठाई थी उसने घोषणा की। एक ही परिवार का नाम साझा करने के बावजूद वे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन काल उनके माता पिता पर सवाल उठाकर एक अच्छी टीम के साथ संघर्ष का कारण नहीं बनने वाला था। उसे एक मरहम लगाने वाला मिल गया था, लेकिन यह अच्छा होता अगर उनके समूह में एक जादूगर होता। ग्रीन ड्रैगन प्रकृति का ड्रैगन भगवान था और उनके पादरी की भूमिका प्रकृति को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिर्यूड्स और वर्ल्ड ड्रैगन के समान थी, इसलिए ये समझ में आता है कि उन्हें राक्षसों के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए भेजा गया था जो संतुलन को बिगाड़ रहे थे। उसके पास ठोस उपचार कौशल होना चाहिए और वह शायद जानवरों के खिलाफ पक्षपाती नहीं होगा। गुड लक ड्रैगन स्केल आकर्षण काफ़ी भरोसेमंद तरीके से काम कर रहा था, काल ने फैसला किया। तो आप मुझे बीस्ट मास्टर क्लास के बारे में क्या बता सकते हैं? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम लड़ाई में क्या कर सकते हो। योद्धा, बॉब ने पूछा। मेरे पास 3 जानवर हैं, असली जानवर, बुलाए गए जीव नहीं जिन्हें बदला जा सकता है। एक विकसित विंड स्पीड हॉक जिसने अग्नि जादू सीखा है, एक लाइटनिंग सेरो और एक ब्लडबैथ स्पाइडर। लाइटनिंग बैरियर एक ऐसा कौशल है जो मैंने थोर लाइटनिंग सेरो से सीखा है। मैं रैन का भी इस्तेमाल कर सकता हूं और हम एक समूह के रूप में लड़ने के लिए एक दूसरे के विचार सुन सकते हैं, काल ने समझाया। डग मुस्कुराया और उसका चेहरा अचानक उसके काले कल के नीचे एक पल पहले की तुलना में बहुत छोटा लग रहा था। अब हम किस्मत वाले होंगे, हमें अतिरिक्त टीम के सदस्य मिल गए हैं। संख्या में कम न होना हमेशा बेहतर होता है। चिंता न करें, हम आपके साथियों की अच्छी देखभाल करेंगे। क्या वे सभी जागृत रैंक या उससे ऊपर हैं, या उनमें से एक अभी भी युवा है? उसने पूछा। वे सभी अभी भी युवा हैं, लेकिन वे सभी शरीर में जागृत रैंक या उससे बेहतर हैं। हॉक और राय, ब्लडबैथ स्पाइडर, वास्तव में टैंक नहीं हैं, लेकिन वे तेज और फुर्तीले हैं। क्या आप इस प्रजाति से परिचित हैं? काल ने पूछा। बॉब ने सिर हिलाया। हाँ, उन्हें आसपास रखना थोड़ा अजीब होगा, लेकिन डग ऐसी चीज़ों के साथ अच्छा है। कुछ मिनटों के लिए उड़ान शांत रही और फिर चालक दल ने उन्हें सचेत किया कि वे फिर से उतरने वाले हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर दूर से दिखाई दे रहा था, इसलिए वे सभी एक ही क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो काल के लिए राहत की बात थी, जो क्षेत्र से होकर बहने वाली नदी के पास 2 अलग अलग शिविरों को देख सकता था। बॉब ने अपनी आवाज़ ऊंची की ताकि उसे हेलीकॉप्टर के ऊपर सुना जा सके। हम पहाड़ियों की ओर बढ़ेंगे। हमारी टीम को अधिक ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों की टोही के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होना चाहिए। चालक दल के सदस्य ने उसे सकारात्मक इशारा दिया। जोन 1 मैकेंजी भाइयों और काल को जाता है। अपनी पसंद बताएं या मैं उन्हें चुन लूंगा। टीमों ने अगले कुछ दिनों के लिए स्काउट करने के लिए जल्दी से जोन चुने और काल ने अपने पैक की फिटिंग की जांच की ताकि वे चलते समय असहज न हों। जब वे हेलीकॉप्टर से उतरे तो काल ने देखा कि क्षेत्र के आसपास कई और लोग इंतजार कर रहे थे और डग से मेल खाते घुंघराले काले बालों वाली लड़कियों की एक जोड़ी पादरी को गले लगाने के लिए आए। हमारी टीम के अन्य 2 सदस्यों से मिलें, डोनी और डैनी से मिलें। डग ने 2 मुस्कुराती महिलाओं का परिचय कराया। मुझे मत बताओ, मैकेंजी, काल ने जवाब दिया। एक बार में ही जब उन्होंने मिशन की घोषणा की तो हम सभी स्वेच्छा से आने के लिए तैयार हो गए। पूरे क्षेत्र को संभावित आरोही रैंक खतरे में अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि हमें क्षेत्र में कम से कम एक 8 मैच की पुष्टि मिली है। हर कोई अपनी टीम के लिए 2 और सदस्यों को यहाँ पहले आने वालों में से ही लेगा। समान जुड़वा महिलाओं में से एक ने सहमति जताई। काल ने जिज्ञासा से उनके बीच देखा। क्या संभावना है कि एक ही परिवार के 4 बच्चों को सीरम द्वारा चुना जाएगा? बॉब हंसा। बेहद कम। मैं कुछ अन्य भाई बहनों के अलावा ऐसे लोगों के बारे में नहीं जानता जो एलीट हैं। हालांकि टेस्ट जनरेशन में से एक का बेटा अब अकादमी में है, लेकिन हमें इससे पहले ही आगे बढ़ जाना चाहिए कि वे परेशान करने वाले लोग पूरी रात रणनीति बैठक आयोजित करना चाहते हैं, जहां वे उन कारणों के बारे में सोचते हैं कि उन्हें वास्तविक काम करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। अध्याय 156 मैकेंजीज। बॉब उन्हें शिविर से बाहर ले गया, तेज तर्रार पहरेदारों के पास से, जो जुड़वां बच्चों के साथ उनके समूह को ईर्ष्यापूर्ण नज़रों से देख रहे थे। ज़्यादातर लोगों को तुरंत एहसास नहीं होगा कि वे सभी भाई बहन हैं, काल के अलावा, इसलिए उनके साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अच्छी दिखने वाली महिलाओं का होना ईर्ष्यापूर्ण स्थिति की तरह लगेगा।
तो आपकी विशेषताएं क्या हैं? काल ने पूछा जब वे शिविर की नज़रों से दूर चले गए। हम दोनों जादूगर हैं। मैं कंस्ट्रक्ट्स के साथ बेहतर हूं और डॉनी आर्केन बाधाओं के साथ बेहतर है, डैनी ने समझाया। वे जंगल में 1 किलोमीटर अंदर चले गए और डग ने काल को इशारा किया। अपनी टीम को बुलाओ, ये बेहतर है कि हमें उनसे पहले ही मिलने का मौका मिले, भले ही वे तब तक आराम कर रहे हों जब तक हम खतरे वाले क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते। काल ने तीनों को बुलाया और बॉब वहीं जम गया, राय को घूरता रहा। डॉनी हंसा, ओह यह मज़ेदार होना चाहिए। बॉब मकड़ियों से डरता है, यहाँ तक कि छोटी मकड़ियों से भी। क्या वह मिलनसार है? काल ने सिर हिलाया। आमतौर पर वह हमेशा लोगों से घुलने मिलने वाली नहीं होती, लेकिन थोर 2 लोगों के लिए काफ़ी मिलनसार है, इसलिए ये ठीक रहता है। राय ने इस पर हंसते हुए कहा कि थोर ध्यान आकर्षित करने के लिए पादरी के पास गया। हॉक उनके ऊपर फड़फड़ाया और अपने पंख फैलाने के मौके पर राहत की सांस ली। मैं आखिर क्या ढूंढ रहा हूँ? उसने पूछा। राक्षसों के समूह, वहाँ भूत, बड़े भूत, राक्षस, जादू का इस्तेमाल करने वाले 2 सिर वाले राक्षस, ट्रोल और शायद कुछ और होना चाहिए। काल ने समझाया, ये जानते हुए कि हॉक ने ब्रीफिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया था। काल ने घोषणा पर हॉक की निराशा को महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि हॉक को गोबलिन से डर नहीं लगता था और शायद वह राक्षसों से भी नहीं डरता था, ये देखते हुए कि उसे बेतरतीब भालुओं को परेशान करने में कितना मजा आता था, जो राक्षसों से न तो छोटे थे और न ही कमजोर। गोबलिन की बदबू बहुत भयानक होती है, लेकिन कम से कम उन्हें ढूंढना आसान होगा, हॉक ने आखिरकार समझाया। इससे उसकी अनिच्छा का पता चलता है, लेकिन वह पहले से ही वहां गया हुआ था और खतरों के लिए इलाके की तलाश कर रहा था। अरे यह मिशन बहुत ही सरल है, वे यही हैं, बस थोड़ा सा दाएं मुड़ो और तुम उन्हें पालोगे, हॉक ने कुछ सेकंड बाद काल को सूचित किया। हॉक का कहना है कि दाईं ओर आगे गोबलिन हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने करीब होंगे, लेकिन वह कहता है कि वे यहाँ हैं। काल ने दूसरों को चुपचाप समझाया। जादूगर चौंक गए और संकेतित दिशा में मुड़ गए। गंभीरता से, हम शिविर की दृष्टि से बाहर नहीं हैं। सभ्यता के इतने करीब गोबलिन क्या कर रहे हैं? हमारी खुफिया जानकारी ने सुझाव दिया कि वे पहले पहाड़ों में दिखाई देते हैं और इसलिए हम उनका शिकार करने के लिए वहां जा रहे थे। मुझे केवल वही पता है जो हॉक मुझे बताता है। क्या हमें जाना चाहिए? काल ने पूछा। बॉब ने सिर हिलाया। मैं बीच में कास्टरों के साथ आगे बढ़ूंगा। आप पीछे की ओर जाएं, जानवरों के साथ हमारे किनारों की रक्षा करें। आप उन्हें हमसे दूर ले जा सकते हैं ताकि गोबलिन को पता न चले कि हम सब एक साथ हैं। मैं पहले से ही उनकी गंध महसूस कर सकता हूँ। वे इस ओर आ रहे हैं, राय ने काल को सूचित किया। अलग हो जाओ और छिप जाओ, जब समय सही हो तो घात लगाओ। थोर, बॉब के बगल में लड़ने के लिए आगे बढ़ो और किनारे की रक्षा करो। गोबलिन हमारी ओर आ रहे हैं, काल ने चेतावनी दी। कुछ सेकंड बाद एक गोबलिन शिकार दल की चीखें सुनाई देने लगी और काल ने अपनी तलवार निकाल ली। वह बाईं ओर से आने वाले किसी भी हमले का बचाव करने के लिए एक तरफ हट गया, जबकि थोर दाईं ओर था, लेकिन डग ने अपना सिर हिलाया और डैनी ने 4 लकड़ी के गोलेम को बुलाकर कास्टरों को घेर लिया। पादरी ने उन पर एक जादू डाला और लकड़ी के शरीर जादू से मजबूत होकर और भी मजबूत हो गए। उन दोनों के पास एक सिस्टम था और वे एक साथ मिलकर अच्छा काम करते थे। फिर डोनी ने सभी पर एक अवरोध खड़ा कर दिया और वे गोबलिन के हमले के लिए तैयार हो गए। हॉक के आक्रमण की शुरुआत करते ही आसमान से रैंड के हमलों की झड़ी लग गई और फिर एक छाया शिकार दल के बीच से बवंडर की तरह गुजरी, हवा में विच्छेदित अन्न फेंकते हुए, जबकि गोबलिन चिल्ला रहे थे और भागने की व्यर्थ कोशिश कर रहे थे। देवी के नाम पर यह क्या था? एक जादूगर ने पूछा जब राय ने अपना काम खत्म किया और खुद को फिर से साफ करने के लिए पेड़ों में पीछे हट गई। ये हॉक ऊपर से हमला करेगा और राय पेड़ों से घात लगाएगी। वे सामान्य श्रेणी के राक्षस हैं, इसलिए उन्हें हटाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे लगता है, काल ने जवाब दिया। पूरा समाशोधन खंडित भूतों से भरा हुआ था और काल हिचकिचाया। उसे याद दिलाया गया था कि उनके पास असामान्य रूप से अच्छे आइटम हो सकते हैं, लेकिन हॉक सही था। भूतों की बदबू बहुत खराब थी, खासकर उनके अंदर से। अन्य लोग भी यही सोच रहे थे, क्योंकि वे सभी करीब जाने से हिचकिचा रहे थे। अपना काम करने का समय आ गया है, कोई भी अच्छी चीज न चूकें। राय ने उसे ताना मारा क्योंकि काल भूतों को लूटने के लिए जाने के लिए तैयार था। आप कम से कम उन्हें बरकरार रख सकते थे, इसलिए मुझे इतने सारे टुकड़ों की जांच नहीं करनी पड़ती, काल ने शिकायत की। वे बहुत नर्म हैं, जब मैंने उन्हें मारा तो वे फट गए। मैं अपने जबड़े का उपयोग नहीं करना चाहता था, कहीं कुछ मेरे मुंह में न चला जाए। आपने मुझे पहले ही वह औषधि पिला दी है, मैं भूत नहीं खा रहा हूँ। हॉक बातचीत में शामिल हो गए। मुझे चमकदार चीजें दिखाई दे रही हैं, धातु चमकदार और रत्न चमकदार। मुझे नहीं पता कि वे अच्छी चीजें हैं या नहीं। काल ने आह भरी और आगे बढ़कर दूसरों से उत्सुकता भरी नजरें बटोरीं।
हॉक और रे कहते हैं कि शवों पर धातु और रत्न दोनों ही चमकदार चीजें हैं। हमें देखना चाहिए कि यह मूल्यवान है या उपयोगी। कुलीन विकास ब्यूरो ने कहा कि ये किसी जादू से बच गए हैं और हो सकता है कि उनके पास ऐसी लूट हो जो उनके पास सामान्य रूप से नहीं होती। दूसरों ने आह भरी, फिर एक पंक्ति में फैल गए ताकि वे एक ही बार में शवों को साफ कर सकें, जितना संभव हो उतना कम संपर्क में। मेरा सुझाव है कि आप एक लंबी छड़ी लें, शवों को बैग खोलने और उनकी तलाशी लेने के लिए दबाएं। हो सकता है कि यह सब कुछ न खोज पाए, लेकिन यह वास्तव में उन्हें छूने से बेहतर है। ग्रीन ड्रैगन पादरी डग ने सुझाव दिया। काल ने जल्दी से एक छड़ी पकड़ी और शवों की जांच करने लगा। उसे यकीन नहीं था कि वास्तव में क्या रखने लायक है, लेकिन उसके उपकरण में काफी भंडारण की जगह थी, और पहली चीज जो उसे मिली वह एक अच्छे आकार का चमड़े का थैला था जिसमें वह जो कुछ भी इकट्ठा करता था उसे रख सकता था। फिर एक गोबलिन पर कुछ सोने की अंगूठियां थीं, दूसरे पर एक अच्छी गुणवत्ता वाला स्टील का खंजर, कुछ बिखरे हुए रत्न और अंत में एक सुनहरा हार। अपनी लूट को जमीन पर रख दो और मैं इसे शुद्ध कर दूंगा, डॉग ने मदद करते हुए कहा जब वे सभी समाशोधन के दूसरी तरफ थे जहां थोर और रे उनके साथ शामिल हो गए थे। काल ने सब कुछ बाहर फेंक दिया और फिर बैग को बाकी लूट के साथ जमीन पर रख दिया। अच्छा, ये दिलचस्प है। इसमें से अधिकांश सिर्फ चमकदार धातु और साधारण रत्न हैं, लेकिन उनमें से एक अंगूठी जादुई है और बैग भी मंत्रमुग्ध है। डॉग ने सफाई खत्म करते हुए नोट किया। क्या आप जानते हैं कि मंत्रमुग्धता क्या है? काल ने पूछा। मुझे पता है कि यह कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। जब हम वापस लौटेंगे तो हमें इसे जादू करने वालों से पहचान करवानी होगी। उन्हें पता होगा कि यह क्या करता है, पादरी ने समझाया। काल ने कंधे उचकाए और लूट का माल वापस बैग में डाल दिया, जिसे उसने अपनी बेल्ट से पट्टियों से लटका दिया। अगर वे गोबलिन के शवों से इकट्ठा होते रहेंगे तो वह इसे अपने भोजन और अतिरिक्त कपड़ों के बगल में अपने पैक में भरने के बजाय वहीं रखेगा। बैग विशेष रूप से बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें इस तरह के आधा दर्जन हथियार रखे जा सकते थे जब तक कि वह और हथियार नहीं उठाता। उसने खंजर को ताज़े शुद्ध कपड़े में लपेटा और बैग में भर दिया, क्योंकि सजावट सुंदर थी और अगर उसे इसके लिए म्यान मिल जाए तो वह इसे अपने पास रख लेगा। क्या हमें शवों को जला देना चाहिए? काल ने दूसरों से पूछा। बॉब ने अपना सिर हिलाया। जंगल में आग लगने का खतरा बहुत अधिक है। यदि अन्य राक्षस उन्हें नहीं खाते हैं तो वे यहाँ जल्दी ही सड़ जाएंगे। अध्याय 157 तीव्र संवेदनाएं। गोबलिन के मर जाने और लूट का माल साफ हो जाने के बाद उनके पादरी के प्रयासों की बदौलत समूह फिर से अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगा, लेकिन एक बहुत बड़े स्वरूप में। रे पास के पेड़ों में रहा और थोर समूह के सामने बॉब के साथ शामिल हो गया, जबकि लकड़ी के गोलेम ने किनारों पर स्थिति संभाली और काल ने काफिले के पीछे की ओर कदम बढ़ाया। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन यह अमित्रतापूर्ण नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी कहना जरूरी नहीं था, क्योंकि हर कोई अपनी भूमिकाएं समझता था। अगर कोई खतरा था तो वे आदेश देते थे, लेकिन चलते समय कोई भी खो नहीं सकता था या अप्रत्याशित रूप से अपनी स्थिति से बाहर नहीं गिर सकता था, जिस तरह से विचलित छात्रों का एक समूह हो सकता है। केवल एक ही व्यक्ति जो वास्तव में चिंतित था, वह था बॉब, जो पेड़ों में रे की झलकें देखता रहा और सोच रहा था कि उन पर हमला होने वाला है, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि यह फिर से केवल वही थी। मुझे लगता है कि आगे कुछ है। यहाँ की जमीन छोटे वन्यजीवों की तुलना में ज्यादा भरी हुई है और सिर की ऊंचाई से ऊपर टूटी हुई शाखाएं हैं। बॉब ने उन्हें चुपचाप 1 घंटे बाद चेतावनी दी जब वे भूतों को पीछे छोड़ आए। राय ने मन ही मन इस बात को नोट कर लिया। ब्लडबैथ स्पाइडर के लिए शिकार आमतौर पर उनके पास आता था। वे शिकार करने के लिए बाहर नहीं जाते थे, इसलिए उनके पास ट्रैकिंग कौशल की कोई विरासत में मिली स्मृति नहीं थी। हॉक प्रत्यक्ष संवेदी इनपुट द्वारा शिकार करता था और वह उन्हें रास्ते पर मार्गदर्शन कर रहा था, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी चिंताजनक नहीं देखा था। इसलिए ये काल की हॉक की दृष्टि का उपयोग था जिसने आखिरकार उन्हें वह सुराग दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। सभी रुकें, दाईं ओर मुंह करें। मेरी दृष्टि बढ़ी हुई है जो एक विंड स्पीड हॉक देख सकता है। इसमें पराबैंगनी भी शामिल है और यह मूत्र और अन्य शारीरिक द्रव के निशानों को प्रकाश में चमका देता है। उस दिशा में एक पेड़ पर पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में एक हाथ का निशान है जो हम में से किसी एक के होने के लिए बहुत बड़ा है। ये प्रोफेसर टैंक के हाथों से भी बड़ा है और वह आदमी 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। काल ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं जाकर देखूंगा, हॉक ने उत्तर दिया। वह ऊपर से हाथ का निशान नहीं देख पाया क्योंकि यह पेड़ों की छतरी के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन हॉक ने किसी भी तरह से उस क्षेत्र में कुछ भी खोजने की पूरी कोशिश की। मुझे लगता है कि आगे एक गुफा है। मैं इसे बिना उतरे नहीं देख सकता, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने कुछ मिनट बाद उत्तर दिया। हॉक का कहना है कि वहाँ एक गुफा हो सकती है। यह ऊपर से छिपी हुई है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि यह वहाँ है। काल ने समझाया। बॉब ने सिर हिलाया और टीम को आगे बढ़ाया। हर बार जब उसने बड़े जीव का संकेत देखा तो काल के मार्गदर्शन का पालन किया।
फिर काल को गॉब्लिन के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे। उसकी बढ़ी हुई दृष्टि से बहुत सारी गंदगी दिखाई दे रही थी, लेकिन ये सब पेड़ों के पास ही था, जहां से यह ऊपर से नहीं देखा जा सकता था। बॉब ने काल के संकेतों को देखने के कुछ सेकंड बाद ही देखा। मुझे लगता है कि वे हेलीकॉप्टरों के बारे में समझते हैं। वे ऊपर से निगरानी से छिप रहे हैं। लेकिन गोबलिन यहाँ एक बड़े समूह में आए होंगे। वे उस राक्षस के आदेश पर हो सकते हैं जिसका हम पीछा कर रहे हैं। गोबलिन काय होते हैं और राक्षस आलसी होते हैं। इसलिए अगर कोई राक्षस किसी गोबलिन जनजाति के सामने आता है तो वह अक्सर उन्हें धमकाता है कि वे उसके लिए काम करें। उन्होंने समझाया। जादूगर एक दूसरे के करीब आ गए, हमला करने के लिए तैयार, और काल को एहसास हुआ कि अब उसे नहीं पता कि कौन कौन है। उनके बाल एक जैसे काले थे, एक जैसे बाल थे, और वे एक जैसी वर्दी पहने हुए थे। उनके बैज पर एक ही उपनाम था। किसी ने बॉब और डग को जुड़वा भी कहा था, लेकिन कम से कम वे अलग अलग आकार के थे, और डग के बाल लंबे थे जबकि बॉब के बाल उसके सिर के पास कटे हुए थे। दूर से उन्हें जलती हुई लकड़ी की गंध आई और काल मुस्कुराया। हमने उन्हें ढूंढ लिया है। मुझे कैंप फायर की गंध आ रही है, इसलिए जब तक जंगल जल नहीं रहा है आगे कोई है, उसने फुसफुसाया। बॉब ने उन्हें आगे बढ़ाया। थोर ने योद्धा के बगल में चुप रहने की पूरी कोशिश की और वे अपने हथियार उठाकर एक समाशोधन में घुस गए। तुम गायब हो गए, हॉक ने शिकायत की, फिर पेड़ों की कतार के नीचे गोता लगाया और काल की रक्षा करने के लिए उनके साथ शामिल हो गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके सामने एक बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार था, जिसके अंदर खाना पकाने की आग से हल्का धुआं निकल रहा था, और चट्टानों पर 10 लोगों की पूरी सैन्य टीम बैठी हुई थी। अरे, हमें लगा कि हमने एक राक्षस शिविर पा लिया है। बॉब ने स्थिति को समझते हुए आह भरी। आग के पास योद्धा ने उसे देखकर मुस्कुराया। तुमने पाया, लेकिन लगभग 6 घंटे देर से। हमने गुफा से 4 राक्षस और 15 भूत निकाले। आसपास और भी भूत होने चाहिए, लेकिन हम उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। काल ने ऊपर देखा और एक जादू की हल्की चमक देखी जो उन्हें हॉक की दृष्टि से छिपा रही थी। साथ ही पेड़ों पर हाल ही में हुई एक हिंसक लड़ाई के स्पष्ट संकेत भी थे। बॉब योद्धा को देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि हमने तुम्हारे बाकी भूत ढूंढ लिए हैं। हमारी टीम के साथ जानवरों ने 1 घंटे पहले ही एक पूरी शिकार पार्टी को खत्म कर दिया था। हमने उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गेम ट्रैक का अनुसरण किया और यह हमें यहाँ ले आया। टीम बहुत राहत महसूस कर रही थी और थोड़ा आराम करने लगी। जंगल में अभी भी बहुत सारे खतरे थे, लेकिन अगर काल की टीम ने यहाँ रहने वाले बाकी गोबलिन को मार दिया होता तो कम से कम आज रात उनके आराम करने की जगह की तलाश में कुछ भी नहीं होता। आप सभी यहाँ थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? अभी भी सुबह है, लेकिन पहाड़ियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है और वहाँ और भी राक्षस हो सकते हैं, योद्धा ने सुझाव दिया। बॉब ने अपना सिर हिलाया। हम क्षेत्र 1 की ओर जा रहे हैं और हमें आज रात उसके करीब पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। आज आधा दर्जन से ज़्यादा नई टीमें निकली हैं, इसलिए अगर उन्हें पता है कि कैसे ट्रैक करना है तो आप किसी और से मिल सकते हैं। ये समझने से पहले कि वे इंसान हैं, उन पर घात न लगाने की कोशिश करें। योद्धा ने सिर हिलाया और बॉब ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया। जब वे सड़क से 1 किलोमीटर दूर थे तो बॉब वापस समूह की ओर मुड़ा। वे एक खाली राक्षसी मांद में बैठे हैं। कुछ लोग नोटिस करेंगे कि राक्षस कबीला जल्द ही चला गया है और फिर वे गुफा पर कब्जा करने के लिए आएंगे। हम वापस लौटते समय वहां फिर से घूमेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है, उन्होंने समझाया। जब हॉक को एहसास हुआ कि जादू ने उसकी इंद्रियों को धोखा दिया है तो वह आसमान में अपने गश्ती दल में वापस आ गया, जबकि बॉब उन्हें जंगल से होते हुए एक छोटी नदी तक ले गया। अपने सीमित अनुभव से काल ने याद किया कि नदियों को पानी की जरूरत वाले राक्षसों के लिए एक सभा स्थल होना चाहिए, लेकिन ये क्षेत्र शांत था जहां केवल कुछ छोटे पेड़ के जानवर थे। शेष लोग राय की उपस्थिति से डर गए थे, जो अभी भी पेड़ों में छिपा हुआ था, या उस शोर से जो थोर और 4 पेड़ के गोलेम के साथ समूह बना रहा था। वे आज कोई चुपके पुरस्कार नहीं जीतने वाले थे, लेकिन किसी को भी बड़े राक्षसों के संकेत नहीं दिख रहे थे और वे छोटे देशी राक्षसों के बारे में चिंतित नहीं थे। एक बार जब हम नदी पार करने का एक अच्छा रास्ता खोज लेंगे तो हम पहाड़ियों में चले जाएंगे और रात के लिए एक शिविर ढूंढेंगे, बॉब ने समझाया। ये केवल 10 मीटर चौड़ा था, लेकिन ये काफी गहरा लग रहा था और उनमें से कोई भी सूरज ढलने से ठीक पहले भीगने के लिए उत्सुक नहीं था पहाड़ों में। मैं तुम्हारे लिए एक पुल बनाऊंगा, राय ने पेशकश की। अध्याय 158 रस्सी पुल। राय हमें बांध देगी, बस उसे काम करने के लिए एक पल दें और वह नदी पार करने का रास्ता बना लेगी, काल ने दूसरों को समझाया। वह पहले से ही काम पर लगी हुई थी, नदी के विपरीत किनारों पर पेड़ों पर अपना जाल बांध रही थी और उनके पार जाने के लिए एक छोटा बुना हुआ मंच बना रही थी। फिर उसने कंधे की ऊंचाई के पास एक हाथ पकड़ने वाली लाइन जोड़ी और दूसरी तरफ थोड़ी और सुरक्षा जोड़ने के लिए उस पर दौड़ी। बॉब ने रेशम की रस्सी के पुल को घबराहट से देखा, लेकिन वह उस पर चढ़ गया और आसानी से संतुलन बनाते हुए पार हो गया।
जादूगरों ने पुल को देखा और अपना सिर हिलाया। हम नदी में खुद को डुबोए बिना इसे पार नहीं कर सकते। उनमें से एक, संभवतः डैनी ने काल को भौहें सिकोड़ते हुए बताया। क्या होगा अगर हम पहले आपके पैक भेज दें, या मुझे राय से आपके लिए और पुल बनवाना चाहिए? यह पानी में नहीं गिरने वाला है, काल ने पूछा। डॉग ने मुस्कुराते हुए एक जादूगरनी को उसके झुंड से मुक्त किया और एक पैर दूसरे के आगे रखते हुए फुर्ती से पुल पर नाचने लगा। वे अविश्वसनीय रूप से असमन्वित हैं। उनसे झुंड लेना एक अच्छा विचार है, लेकिन फिर भी वे सीधी रेखा में नहीं चल पाएंगे। उसने ताना मारा। मैं उन्हें फेंक सकता हूँ, थोर ने सुझाव दिया। उम्मीद है ये थोर द्वारा आपको फेंकने की नौबत नहीं आएगी। क्या आप अपना बचा हुआ झुंड मुझे दे सकते हैं और इसे आजमा सकते हैं? ऊपरी रस्सी मजबूत है, बस इसे अच्छी तरह से पकड़ें और आप नदी में नहीं गिरेंगे, काल ने प्रस्ताव दिया। बचा हुआ झुंड उसे सौंप दिया गया और जादूगरनी पुल पर चढ़ गई। अपने पहले कुछ कदम उठाते समय वह थोड़ा लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसके बाद उससे यह समझ में आने लगा और एक बार जब वह एक पल के लिए रेलिंग से लटक गई तो वह दूसरी तरफ पहुंच गई। थोर दूसरी तरफ कैसे पहुंचेगा? बचे हुए जादूगर ने पूछा। वह बस अलग जगह में छिप जाएगा जहां वह आराम करता है, और फिर जब मैं दूसरी तरफ जाऊंगा तो फिर से बाहर आ जाएगा, काल हंसा, जबकि उसने कल्पना की कि थोर एक रस्सी के पुल को पार करने की कोशिश कर रहा है। जादूगर ने सावधानी से नदी पार की, फिर काल उसके पीछे पीछे चला, फिर पुल पर वापस मुड़ा। मुझे लगता है कि हमें इसे हटा देना चाहिए जब तक कि हमें वापस जाने के लिए इसकी ज़रूरत न पड़े, या कम से कम इसे निष्क्रिय कर दे ताकि यह किसी और चीज़ को नदी पार न करने दे, उसने सुझाव दिया। हाँ, हम इसे काट सकते हैं और इसे गिरने दे सकते हैं। ज़्यादातर जीव इसे फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रेशम कितने समय तक चलेगा? बॉब ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। जितना समय चाहिए, मुझे लगता है। यह आमतौर पर घुलता या कुछ भी नहीं होता। इसे छोड़ दो, किसी और को जल्द ही नदी पार करने की ज़रूरत होगी और वे संभवतः उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर हम चल रहे हैं। हमें वहां पहुंचने से पहले 2 और खोज क्षेत्रों को पार करना होगा और वे पार करने की क्षमता की सराहना करेंगे। खैर, कम से कम तब जब उन्हें एहसास हो कि यह नदी के बीच में उन्हें फंसाने के लिए किसी विशाल मकड़ी द्वारा बनाया गया जाल नहीं है। राय ने सुझाव पर खुशी जताई। ये वास्तव में शानदार था। बस थोड़ा सा चिपचिपा रेशम और वह उन्हें बीच में ही फंसा सकती थी जहां वे खुले में और लगभग असहाय होते। लेकिन उसने पुल पर जाल लगाने की इच्छा का विरोध किया और समूह के आगे बढ़ने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। सूरज पहाड़ों पर पड़ने वाला था और जबकि कुछ घंटों के लिए अभी भी शाम होगी, दिन के लिए सीधी रोशनी खत्म होने वाली थी। राय यहाँ है, तो क्यों ना हम आज रात एक पेड़ पर डेरा डालें? यह जमीन पर डेरा डालने से नर्म और सुरक्षित होगा और वह जाल के साथ तेज है। ये बहुत थका देने वाला नहीं है न? बॉब ने पूछा। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ने लगी, उनके शिविर को स्थापित करने का समय आ गया। राय ने उसे वह दिया जो उसने उत्साहपूर्ण इशारा समझा, और हॉक ने उसे पास में एक अच्छे पेड़ के बारे में बताया जिसमें बड़ी चौड़ी शाखाएं हैं जिनका उपयोग पेड़ का किला बनाने के लिए किया जा सकता है। वह कहती है कि ऐसा नहीं है और वह हमारे लिए एक शिविर बनाने जा रही है जिसे हॉक ने पास में चुना है। उसका कहना है कि पेड़ में घोंसले के लिए अच्छी चौड़ी शाखाएं हैं, काल ने समझाया जब मकड़ी गायब हो गई। जादूगर काल की ओर मुस्कुराए। तुम्हें पता है, उसके आसपास होना वाकई बहुत काम की बात है। शिविर स्थापित करना हमेशा दिन का सबसे कष्टप्रद हिस्सा होता है और आपको आमतौर पर चट्टानों और पेड़ की जड़ों पर या खुले में सोना पड़ता है जहां कोई भी आपको देख सकता है। लेकिन पेड़ों पर होने से राक्षसों की संख्या सीमित हो जाएगी जो हम तक पहुंच सकते हैं, और राय को बारिश को रोकने और कीड़ों को बाहर रखने के लिए एक अच्छा सा छत्र बनाने में सक्षम होना चाहिए। राय दूर से सुन रही थी और कीड़ों के जिक्र पर चौंक गई। क्या आपको लगता है कि यहाँ खाने के लिए इतने बड़े कीड़े हैं? मैं एक चिपचिपा तंबू बना सकती हूँ, उसने उत्सुकता से सुझाव दिया। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती, लेकिन हम उनके लिए सही क्षेत्र में हैं। यहाँ एक और विशाल भरिंग भी हो सकता है, या कुछ पिशाच मक्खियाँ जो लगभग मेरी बाँह जितनी बड़ी हैं, काल ने उसे सूचित किया। राय ने अपने विचार को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से बदलकर एक शामियाना तंबू बनाना शुरू कर दिया जो क्षेत्र को घेर लेगा, जो टीम पर हमला करने की कोशिश करने वाले किसी भी कीड़े को फंसाएगा ताकि वह बाद में उन्हें खा सके। काल ने टीम को चुने हुए पेड़ पर ले गया और देखा कि राय ने उन्हें 50 मीटर ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाई थी जहां उसने एक बड़े रेडवुड पेड़ पर अपना डेरा डालने के लिए चुना था। समाशोधन दृश्य अविश्वसनीय था और पेड़ क्षेत्र में अन्य अधिकांश पेड़ों से ऊंचा था, जिससे उन्हें सूरज उगने पर दुश्मनों की तलाश करने में आसानी होगी। हम अपने खोज क्षेत्र से कितनी दूर हैं? काल ने पूछा जब वे पेड़ की ओर देखते हैं। हमें अब इसके किनारे के पास होना चाहिए। मुझे मानचित्र को दोबारा जांचने दें, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा क्षेत्र हमारे ठीक पीछे से शुरू हुआ था, बॉब ने उत्तर दिया। जादूगर मुस्कुराए।
इसका मतलब है कि हम इसे अपने बेस कैंप के रूप में तब तक रख सकते हैं जब तक कि हम इस क्षेत्र को खत्म नहीं कर देते। पूरी खोज करने में बहुत समय लगता है और हर दिन नए राक्षस दिखाई देते हैं, इसलिए भले ही हम उन्हें एक दिन साफ कर दें, हमें अगले दिन फिर से शुरू करना होगा। लेकिन एक अच्छे बेस कैंप के साथ हम राक्षसों को बढ़ने दिए बिना बस खोज जारी रख सकते हैं और उसी स्थान पर वापस आ सकते हैं। काल ने समझ में सिर हिलाया। क्या तुमने सुना, राय? यह एक नियमित स्थान होगा, इसलिए यदि आप स्नैक्स पकड़ना चाहते हैं तो क्षेत्र में और अधिक जाल बनाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। बॉब ने आह भरी जब उसने देखा कि राय ने इलाके में और जाल बुनना शुरू कर दिया है, पेड़ों की चोटियों को भर दिया है और उन्हें एक बड़े जाल में जोड़ दिया है। क्या तुम्हें उसे यह बताना पड़ा? उसने पूछा। बेशक, उसे भूख लगेगी और हमें अतिरिक्त राक्षसों से छुटकारा पाना होगा, इसलिए वह अपने जाल में जितने ज्यादा राक्षस पकड़ेगी, हमें उतने ही कम शिकार करने पड़ेंगे। मैं उससे ज़मीन पर भी कुछ छोड़ने के लिए कहूँगा, क्योंकि हम सिर्फ पेड़ों पर चढ़ने वाले राक्षसों के पीछे नहीं हैं। काल ने मुस्कुराते हुए समझाया। अध्याय 159 ट्री फोर्ट। काल ने समूह को सीढ़ी पर चढ़ाया और उस बड़े ट्री फोर्ट में ले गया जिसे राय ने उनके लिए बनाया था, जिसमें हॉक के लिए एक घोंसला भी था जिसे वह आराम के लिए पत्तियों और छोटी शाखाओं से भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस ढेर में कई जादुई संसाधन थे। काल ढेर से आने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था, लेकिन वह किसी भी पौधे को नहीं पहचान पाया, इसलिए हॉक का आराम एक अज्ञात पत्ते से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। हर जादुई संसाधन का कोई ज्ञात उपयोग नहीं था। कुछ ऐसे पौधे थे जिनमें थोड़ा सा मैना था और वे या तो सामान्य से थोड़े ज्यादा टिकाऊ थे या लंबे समय तक जीवित रहते थे। वेब फोर्ट बनाने में बस कुछ ही मिनट लगे थे, जो अंदर से चिकना था लेकिन किसी भी अन्य जाल की तरह खुला था, जबकि नीचे एक चिपचिपा और बहुत ज्यादा कसकर बुना हुआ परत था। ये कीटों को बाहर रखेगा, लेकिन ये हवा को भी अंदर आने देगा। ये तापमान के दृष्टिकोण से अवांछनीय हो सकता है, लेकिन गंध की भावना के लिए यह महत्वपूर्ण था। ऊपर की ओर शामियाना उचित रेशमी कपड़े का था जो बारिश को रोकता था और किनारे ढीले ढाले बुने हुए थे, लेकिन काल को खाना पकाने के लिए ठोस सतह की कमी के अलावा डिजाइन में कोई समस्या नहीं दिखी। हालांकि उन्हें कुछ न कुछ तो मिल ही जाना चाहिए, भले ही वह खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए सिर्फ एक कटा हुआ लट्ठा ही क्यों न हो। जब तक वे सीढ़ी पर चढ़े, जादूगर हाँफ रहे थे और गालियां दे रहे थे, और राय उनकी शारीरिक फिटनेस की कमी पर हंसने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। समूह के बाकी सदस्यों में अलौकिक शक्ति और सहनशक्ति थी, लेकिन उन्हें सामान्य मानवीय शक्ति के साथ ऊपर चढ़ना था। समूह एक एक करके ऊपर आया था। राय की सीढ़ी की ताकत के बारे में चिंतित था, लेकिन उसका जाल उसके स्तर के राक्षसों को समाहित करने के लिए बनाया गया था। अगर कोई आरोही राक्षस उस पर लटक कर जाल को फाड़ सकता है, तो ब्लडबैथ स्पाइडर भूख से मर जाएगा। यह अच्छा है, मेरा मतलब है, वास्तव में अच्छा है। जब हम बड़े सैन्य समूहों के साथ बाहर जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा कैनवास टेंट रखना आम बात है, जिसे पूरी टीम को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह एक पूरा बैकपैक लेता है। यह मुझे उसकी याद दिलाता है, लेकिन यह आसपास के वातावरण के साथ बहुत अच्छी तरह से मिश्रित है। बॉब ने राय को उसके काम के लिए बधाई दी। उसने पेड़ के साथ छतरी को मिलाने में बहुत मेहनत की थी, और उसने छोटी शाखाओं और पत्तियों को भी बुनाई में खींच लिया था ताकि वे किले को बाहरी पहचान से बचा सके जब तक कि पीड़ितों को पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत देर न हो जाए। वे पेड़ पर लोगों की गंध और आवाज़ सुनेंगे और लुभाए जाएंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोचेंगे कि पूरा क्षेत्र मकड़ी के जाल से घिरा होगा। डग पेड़ के सहारे अपनी पीठ के बल बैठ गया और एक जादू किया जिससे एक शाखा उसके पीछे से निकल गई और फिर एक कटिंग बोर्ड की तरह दिखने वाली चीज में बदल गई। आपके साथ प्रकृति पुजारी होने के फायदे। मैं पौधों की वृद्धि के जादू में बहुत अच्छा हूँ। अब मैं रात का खाना बनाना शुरू करूंगा और आप सभी अपने स्लीपिंग बैग बिछा सकते हैं। हम खाने के बाद निगरानी कार्यक्रम तय करेंगे, पादरी ने धीरे से समझाया। यहाँ हर संचार एक शांत स्वर में किया गया था ताकि आप अपने लक्ष्य को अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत न करें, और इन अनुभवी साहसी लोगों के लिए ये लगभग दूसरी प्रकृति बन गई थी। काल ने हॉक के घोंसले के बगल में अपना बैग रखा और दूसरों को नर्म, लचीले जाल पर शाम के लिए तैयार होते देखा। अगर आपको मेरे पूछने पर कोई आपत्ति न हो तो आप सभी क्या करते हैं जब आपको राक्षस नियंत्रण युद्ध में नहीं बुलाया जाता है? उसने समूह से पूछा। डग ने हंसते हुए अपने सरल हरे पादरी वस्त्र की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं जीविका के लिए क्या करता हूं। लेकिन मैं पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम में भी हूं, इसलिए जब कोई जहरीला रिसाव या अन्य पर्यावरणीय आपदा होती है तो वे मुझे सफाई में मदद करने के लिए बुलाते हैं। ज़्यादातर समय मैं सेमिनरी अकादमी में छात्रों को पढ़ाता हूं या पैरिशों का दौरा करता हूं ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि चच की फसलें अच्छी चल रही हैं। बॉब ने सिर्फ कंधे उचकाए। मैं जीविका के लिए यही करता हूं। मैं यहाँ पूर्णकालिक रूप से काम करता हूँ, सरकार से कमीशन पर। जुड़वां बच्चों में से एक ने उन दोनों के बीच इशारा किया। हम राजधानी में एक सुरक्षा कंपनी के लिए काम करते हैं।
मैं वास्तव में सुरक्षा कैमरों और सभी प्रकार के अलार्म सिस्टम के साथ अत्यधिक कुशल हूँ, इसलिए हम अपने जादू का उपयोग महीने में केवल 1 सप्ताह करते हैं जब हम जंगल में बॉब से मिलने आते हैं। ये कुछ हद तक कैंपिंग ट्रिप जैसा है, एक पारिवारिक परंपरा है, लेकिन खतरनाक राक्षसों के साथ। ये बिल्कुल पारिवारिक बायोडेटा है। मैंने अभी तक ये सोचना भी शुरू नहीं किया है कि स्नातक होने के बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा है और खदानों में पले बड़े होने के कारण मुझे ऐसी जगहें बहुत पसंद हैं जो संकरी भूमिगत सुरंग न हो। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, काल ने जवाब दिया। बॉब हंसा। मुझे संदेह है कि आपको इसके बारे में चिंता करनी होगी। मैंने विमान में चढ़ने से पहले आपके तैनाती आदेशों की जांच की और आपको यहाँ अभिजात विकास ब्यूरो द्वारा भेजा गया है। वे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ते जिसके लिए उनके पास कोई योजना न हो। अगर मेरा अनुमान सही है तो उन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ते रहेंगे और फिर उन शानदार सरकारी नौकरियों में से एक में भव्य उच्च पद पर पहुंच जाएंगे। इससे डग इतना हंसा कि उसने आलू काटते समय उसे लगभग गिरा दिया। ठीक है, ये कहने का एक तरीका है। ब्यूरो उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है जो भविष्य में या तो शक्तिशाली या प्रसिद्ध बनेंगे। आप ऐसे नहीं दिखते जो टेलीविज़न पर आना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वे आपको बॉब जैसी नौकरी लेने या रक्षा विभाग में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि आप कमांडर से आगे निकलकर रॉयल और मोनार्क रैंक में पहुंच जाते हैं तो ये लगभग तय है कि आप सरकार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इससे आगे बढ़ने पर चीज़ें धुंधली हो जाएंगी। उनके पास इतने अधिपति नहीं हैं कि वे उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार इधर उधर भटकने दे सकें। इतनी शक्ति को वे रणनीतिक संपत्ति कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका इस्तेमाल आक्रामक जानवर कबीलों और अन्य देशों को पीछे धकेलने के लिए खतरे के रूप में किया जा सकता है। आक्रामक जानवर कबीलों? काल ने पूछा। डग ने कंधे उचका दिए। आप जानते हैं, ड्रैक्स, फीनिक्स कबीले, वाइल्ड ड्रैगन्स और ग्रिफॉन नेस्ट्स की तरह। ऐसे जानवर जिनमें मनुष्य या उससे अधिक बुद्धि होती है और मूर्खता के लिए बहुत कम धैर्य होता है। हॉक ने इस पर ठहाका लगाया। ये जादुई जानवरों में सबसे शक्तिशाली का एक अद्भुत वर्णन था। बॉब ने अपने भाई की ओर मुस्कुराते हुए अपनी राय जोड़ी। ऐसा नहीं है कि वे हमारे साथ युद्ध में हैं, लेकिन हर बार जब कोई ऐसा कुछ करता है जो उन्हें परेशान करता है तो हमें उन्हें ये समझाने की ज़रूरत होती है कि वे फिर से ऐसा न होने दें। खासकर ड्रैक्स, वे अविश्वसनीय रूप से चिड़चिड़े होते हैं, और फिर ड्रेक राइडर्स हैं जो अच्छे दिन में पागलों की तरह होते हैं। काल ने ठहाका लगाया। तो मैंने सुना है। खैर, कम से कम यहाँ हमें अपने क्षेत्र को देखने और शिकार को खोजने का मौका मिलता है। हमें उन सभी छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सभी जानवर जागृत और आरोही के बीच की सीमा रेखा पर हैं, इसलिए थोड़े और प्रयास और थोड़े से धक्का के साथ हम आगे बढ़ने में कामयाब हो सकते हैं और परीक्षाओं के अगले दौर के दौरान आरोही के रूप में पहचाने जा सकते हैं। जादूगरों में से एक ने आह भरी। भाग्यशाली बदमाश, मैंने अकादमी में अपने अंतिम वर्ष तक, अंतिम सेमेस्टर में, आरोही परीक्षा पास नहीं की। तुम अभी इतने बूढ़े नहीं हो सकते। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं अभी भी अपने पहले वर्ष में हूँ। अध्याय 160 डॉग की पाक कला। जब काल ने ये घोषणा की तो सभी ने उसे घूरना शुरू कर दिया। क्या तुमने फिर से कहा? क्या तुमने अभी कहा कि तुम पहले वर्ष में हो? जैसे कि तुम अपने पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं के अंत में आरोही बनने की योजना बना रहे हो। उन्होंने तुम्हें जागृत करने के लिए कब परीक्षण किया? अभी तो मध्यावधि परीक्षा नहीं हुई है ना? बॉब ने पूछा। नहीं, हम अभी भी मध्यावधि परीक्षा में नहीं हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं मिशन के कारण उन्हें मिस करूंगा। लेकिन अकादमी में आने के 3 सप्ताह बाद मुझे जागृत करने के लिए परीक्षण किया गया, जब हॉक वास्तव में क्षमता में बढ़ने लगा। राय और थोर कुछ सप्ताह बाद हमारे साथ शामिल हुए, लेकिन वे तेजी से बढ़ रहे हैं। काल ने समझाया। यदि वे पहले से ही इस आकार के हैं और जब आपने उन्हें लिया था तब वे शिशु थे, तो वे असाधारण रूप से तेजी से बढ़ रहे हैं। कम से कम मुझे लगता है कि वे स्कूल वर्ष की शुरुआत में नवजात शिशु थे। बॉब ने पूछा। अंडे? असल में मुझे वे सभी अंडे के रूप में मिले थे और मैंने उन्हें उसी से पाला है। काल ने सहमति जताई। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूं कि ब्यूरो आपको पाने के लिए इतना उत्साहित क्यों है। आप एक अविश्वसनीय दर से बढ़ रहे हैं और यह हमेशा अच्छी किस्मत की एक अतिरिक्त खुराक के साथ आता है। अब कुछ लोग किस्मत के पहलू को कमतर आंकेंगे, लेकिन किस्मत बहुत वास्तविक है। बॉब ने जवाब दिया। मुझे इसके बारे में बताओ। चर्च ने मुझे एक गुड लक चार्म भी दिया था जब हम मेरे पिछले संसाधन जुटाने के मिशन के बाद एक पादरी को लेने के लिए वहां रुके थे। काल ने सहमति जताई। आपको चर्च से एक लकी चार्म मिला। ड्रैगन का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति जो अपने ड्रैगन स्केल लक चार्म में से एक पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, उसे वैसे भी खूनी चीजों की आवश्यकता नहीं है। डग हंसा। जब डग ने अपने लबादे के नीचे से एक लकी ड्रैगन स्केल निकाला तो पूरा समूह हंसा और फिर बाकी सभी ने भी ऐसा ही किया। ठीक है, शायद वे उतने दुर्लभ नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। काल ने खुद को सही किया।
बॉब हंसा, नहीं, वे वास्तव में हैं। लेकिन जैसा कि भाई डग ने कहा, जिनके पास एक पाने के लिए पर्याप्त भाग्य है, उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है। आपको कैसे लगा कि हम सभी एक साथ मिलकर एक सुपर टीम बना पाए? शुद्ध अंधा भाग्य। आप वास्तव में हमारे शक्ति स्तर पर इससे बेहतर समूह की उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे पास योद्धा के लिए सामान्य रक्षात्मक क्षमताओं की तुलना में बहुत अधिक है। हमारे पास एक बाधा और एक गोलेम जादूगर दोनों हैं, साथ ही एक प्रकृति पुजारी और एक जानवर मास्टर है, जिनकी टीम में न केवल एक टैंक और एक घात हमलावर शामिल है, बल्कि एक उड़ने वाला स्काउट भी है। औसत 5 व्यक्ति टीम की तुलना में, जिसमें शायद एक सक्षम पादरी भी नहीं होता है, क्योंकि वे जो भी उपलब्ध होते हैं उन्हें भेज देते हैं। हमारा समूह शानदार तरीके से जी रहा है। हमें ज़मीन पर सोने की भी ज़रूरत नहीं है। रे ने हमारे लिए यह प्यारा ट्री हाउस बनाया है और डग कुछ ही मिनटों में गर्म भोजन तैयार कर देगा, क्योंकि ग्रीन ड्रैगन के पुजारी सभी प्रकार के भोजन बनाने में सक्षम हैं, न कि केवल साधारण चावल और बीन्स। डग ने लकड़ी के चम्मच से अपने कुक पॉट को थपथपाया। जिसकी बात कर रहा हूँ, अब खाना तैयार है। बस एक साधारण वेजी बोर्ड, लेकिन जब तक मैं डिनर तैयार नहीं कर लेता तब तक ये तुम्हें संभाल लेगा। क्या हॉक और रे को कुछ चाहिए? मैंने हॉक के लिए मांस संग्रहित किया है और उसे वास्तव में कुछ और पसंद नहीं है, या कम से कम मैंने उसे कभी सब्जियां खाने में दिलचस्पी लेते नहीं देखा। रे को खून से लेकर कीड़े और छोटे राक्षस तक सभी तरह की चीजें पसंद हैं। लेकिन अगर उसका अनुमान सही है तो वह आज रात जाले में आने वाली चीज़ों को खाकर खुद को खुश कर पाएगी। काल ने जवाब दिया, उस स्थिति में अगर तुम कर सको तो बस इसे थोर को दे दो। डग सहमत हो गया और काल को जड़ी बूटियों जैसा दिखने वाला एक हाथ भर दिया। काल ने इसे थोर के लिए जानवरों के स्थान पर दिया, जिसने उन्हें सावधानी से सूंघा, फिर उन्हें उठाया और उन्हें उन पौधों के ढेर में मिला दिया जिन्हें वह खा रहा था। ये स्वादिष्ट हैं, थोर ने नए मिश्रण का परीक्षण करते हुए बड़बड़ाया। वह कहता है कि वे बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद, काल ने बताया। बहुत बढ़िया, यह एक ऐसा मंत्र है जिसका मैं अक्सर इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि हम आमतौर पर हेलीकॉप्टर या कार से यात्रा करते हैं। यह एक सवारी के लिए है, लेकिन ये थोर के लिए भी अच्छा होना चाहिए, पादरी ने समझाया। थोर ने इस पर हंसा और राय ने काल को पादरी की मानसिक छवि भेजी जिसमें वह शेरों पर सवार है और अपने क्लब को इधर उधर लहरा रहा है। काल अपनी हंसी रोक नहीं सका और समूह ने उसे अजीब नज़रों से देखा। क्षमा करें, वे मुझे मानसिक छवियां भेजते हैं और उनमें से कुछ मज़ेदार हैं। राय सोच रहा था कि आप थोर पर सवार हैं और अपने क्लब को भूतों पर हमला करने के लिए इधर उधर घुमा रहे हैं। उसने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए उन्हें बताया। जादूगरों ने हंसी उड़ाई और बॉब ने अपनी सबसे अच्छी वीर शूरवीर अभिव्यक्ति की। तुम पर हमला करो, दुष्ट जानवर। भाई डगलस और उसका महान घोड़ा थोर तुम्हें मारने के लिए यहाँ हैं। उसने मजाक किया। डग के चेहरे पर एक चिंता भरी नज़र थी। तुम्हें पता है, वह लगभग कंधे की ऊंचाई का है। मुझे यकीन है कि मैं वास्तव में उसकी पीठ पर सवारी कर सकता हूँ, लेकिन वह बिना काठी के फिसलन भरा हो सकता है। काल ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल विपरीत, उसके तराजू चमकदार दिखते हैं, लेकिन उनमें ड्रेक स्केल की सतह है और जब आप हिलते हैं तो वे आपके कपड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। समूह थोड़ा भ्रमित लग रहा था, संभवतः इसलिए क्योंकि लाइटनिंग सेरों में आमतौर पर चिकने तराजू होते हैं, लेकिन उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि ऐसा कैसे हुआ। डग ने मिश्रित सब्जियों के साथ स्टेक और आलू जैसी दिखने वाली प्लेटें पास की और काल ने अपने खाने को एक प्रशंसापूर्ण नज़र से देखा। यह एक मशरूम है, स्टेक नहीं, लेकिन उनका स्वाद काफ़ी समान है। प्रकृति पुजारी वास्तव में ज़्यादातर समय मांस नहीं खाते हैं, जुड़वां जादूगरों में से एक ने काल को सूचित किया। मैं बहस नहीं करूंगा, अच्छा खाना होता है। अगर हम राशन के पैकेट खाने से बच सकते हैं तो मैं उनके कारण होने वाली आंतरिक अराजकता से बच सकता हूं, उसने जवाब दिया। बॉब ने ठहाका लगाया। जंगल में शौचालय का उपयोग कम करना, आप देखिए। लेकिन जब आप वापस आएंगे तो आपको 1 गैलन प्रून जूस और कुछ हॉटबिन की दवा की आवश्यकता होगी। हम उम्र के हिसाब से पहरेदारी करेंगे, इसलिए आपको सुबह की शिफ्ट मिल गई है, काल। क्या आप खाना बना सकते हैं? डग ने पूछा। काल के उदास चेहरे ने उनके शब्दों के साथ साथ उन्हें भी बहुत कुछ बता दिया। ज़्यादा नहीं, मैंने पिछली यात्रा के बाद सीखना शुरू किया जब मुझे एहसास हुआ कि यह कितना उपयोगी कौशल है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे पहली पहरेदारी मिलेगी और अगर कोई और समस्या नहीं हुई तो मैं सुबह के समय उठूँगा। क्या राय शाम के लिए ठीक है? वह अभी भी कहीं बाहर है, डॉग ने उत्तर दिया। काल ने राय को खोजने के लिए एक विचार भेजा जो घूमते हुए राक्षसों को फंसाने के लिए जमीन के पास जाल बिछा रही थी। उसने पहले ही कुछ छोटे राक्षसों को पकड़ लिया था, लेकिन वह पूरे भोजन के लिए पर्याप्त नहीं था और वह अपने सभी जालों को एक साथ जोड़ने के बाद रात के राक्षसों के सक्रिय होने का इंतजार कर रही थी। मैं दिन में केवल 1 या 2 घंटे सोती हूँ। अगर मैं कल आपके चलने के दौरान जगह में आराम करूँ तो ये ठीक है, उसने उत्तर दिया।
वह कहती है कि वह शाम के लिए ठीक है और वह सुबह सो जाएगी जबकि हम राक्षसों की तलाश करेंगे। काल ने डॉग को एक नज़र नीचे की ओर देखते हुए बताया कि वह कहाँ काम कर रही थी। बहुत सी चीज़ें उसे अपने जाल को उस तरह से बिछाने से नहीं रोक सकती थीं जैसा वह चाहती थी, लेकिन काल को यकीन था कि क्षेत्र में जालों की विशाल मात्रा किसी भी समझदार राक्षस को उनकी स्थिति से दूर कर देगी। या ऐसा तब होगा जब सूरज उगेगा और राक्षस उन्हें फिर से देख पाएंगे। राय अपने जालों को उनके परिवेश के साथ मिश्रित करने में असाधारण रूप से कुशल होती जा रही थी, जबकि उनके आरंभिक कार्य सादे सफ़ेद रेशम के थे।